हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सीए सुनील राउत, फैकल्टी ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटाइज एकेडमी। सर हमने अब तक अपना कोर्स निपटा लिया था, ठीक है। अब डीटी के सर अमेंडमेंट नोट्स रह गए थे जो कि आज मैं कराने वाला हूं। डीटी में जो नवंबर 20 में एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज रेलिवेंट है। सर ये किस किस के लिए है सर? सीए, सीएस एंड सीएमए वाले स्टूडेंट्स, इन सभी के लिए ये अमेंडमेंट है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है मैंने। जिन्होंने भी मेरे नोट से देखा हुआ है, जिन्होंने मुझसे क्लास ली है, उसमें काफी हद तक जो अमेंडमेंट है हमने पहले से ही इनकॉर्पोरेट करके रखी है। कुछ अमेंडमेंट्स रह गई थी जो इनकॉर्पोरेट करनी बाकी थी। जो भी देखो स्टैट्यूटरी अपडेट्स आई हैं उनको मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है अपने नोट्स में। चलिए सर स्टार्ट कीजिए। चलिए सर, सबसे पहली अमेंडमेंट जो आई है आपकी, सबसे पहली अमेंडमेंट आई है सर बेसिक कॉन्सेप्ट में, जो कि इंस्टीट्यूट ने बोला है कि बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको मैं बोलूंगा अपने चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में आपको पता है कि हमारी कुछ जो सरचार्ज लगती थी, किसके केस में सर? इंडिविजुअल और एचयूएफ वगैरह जो थे हमारे, इंडिविजुअल एचयूएफ और कौन कौन था सर? इंडिविजुअल एचयूएफ जिन पर स्लैब रेट एप्लीकेबल होते थे, एओपी, बीओआई और सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो थे, इन पर स्लैब रेट एप्लीकेबल होता था। और इनके लिए जो सरचार्ज रखा गया था, इनके लिए जो सरचार्ज अमाउंट था वो हायर किया गया था। कहां से? 25 और 37% तक हायर कर दिया गया था, ठीक है। अमेंडमेंट क्या आई सर इस बार? सर अमेंडमेंट ये आई है, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सरचार्ज एप्लीकेबल थे क्या। यानी कि अगर आपने 50 लाख तक की इनकम कमाई है, किसकी बात कर रहा हूं सर? इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन लोगों ने 50 लाख तक की इनकम कमाई है तो इन पर कोई भी क्या नहीं लगता था सर? सरचार्ज नहीं लगता था। लेकिन 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक रुपए कमाए हैं आपने तो 10% का सरचार्ज लगा करता था। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का अगर कमाए हैं तो 15% का सरचार्ज पे आता था। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक कमाए हैं सर 25%, और 5 करोड़ तक के लिए है तो 37%। ये वाली जो अमेंडमेंट है ये मई वाले के लिए भी एप्लीकेबल थी, ठीक है, जो कि हमने इनकॉर्पोरेट कर रखा है। अच्छा, जिन्होंने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, एक्चुअली जिन्होंने ये चीजें नहीं देखी हैं तो वो यहां पर देख ले। मैं यहां पर पूरी तरीके से डिटेलिंग करने वाला हूं। देखिए क्या हुआ। ये तो सर स्लैब रेट हमें पहले से ही पता थी कि ये स्लैब रेट्स हैं, और स्लैब रेट के बाद ये ऐसे 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 इतना बढ़ेगा। 2 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 5 करोड़ तक है तो 25% लगने वाला है सरचार्ज, और 5 करोड़ से ऊपर है तो सर 37% का सरचार्ज हमें लगता था। लेकिन जो अमेंडमेंट आई ना, अमेंडमेंट ये वाली आई, ये वाली अमेंडमेंट आई। क्या अमेंडमेंट बोलती है? अमेंडमेंट बोलती है कि भाई एनहांस्ड जो सरचार्ज था 25% और 37% वाला ऑन द इनकम टैक्स एज द केस में बी एप्लीकेबल, जहां पर भी वो एप्लीकेबल है, वेयर द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एक्सीड करता है तुम्हारा 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए से रेस्पेक्टिवली, हैज बीन विड्रॉन, इनको विड्रॉ कर लिया गया था। किसके लिए सर? विड्रॉ फॉर स्पेशल रेट ऑन टैक्स पेबल ऑन स्पेशल रेट्स। कौन कौन थे सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन कौन सा था? 111A, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। सर ये जो 2 सेक्शन थी कौन कौन सी सर? 111A एंड 112A। सर ये जो 2 सेक्शन थी ये 15% से टैक्स होती थी, और सर ये एक्सेस ऑफ 1 लाख अगर करेंगे तो वो 10% से टैक्स होती थी। सर ये क्या चीज थी? जब इक्विटी शेयर्स वगैरह हमने सेल किए हैं, यूनिट्स वगैरह सेल किया है और उस पर एसटीटी पे किया गया है, शॉर्ट टर्म है तो ये वाला सेक्शन लगता था, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है तो ये वाला सेक्शन लगता था। तो इन्होंने बोला कि इन वाले सेक्शंस पर ये हायर लिमिट नहीं लगेगी। तो सर मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर देखो, मैंने यहां पर सिंपली यहां पर बिल्कुल टेबल में सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया है, एक बार देख लो इसको। मतलब क्या हुआ देखो, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम, कौन सी? 111A और 112A, तो आपको नील सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से ऊपर गई और बट 1 करोड़ तक है, 50 लाख से ऊपर गई बट 1 करोड़ तक है तो क्या लगेगा? 10%। इंक्लूडिंग कौन सा इनकम बोल रहा हूं मैं यहां पे? इंक्लूडिंग मैं बोल रहा हूं 11 कैपिटल गेन, स्पेशल रेट वाला कैपिटल गेन, 111A और 112A।
112A, 111A और 112A दोनों का दोनों इंक्लूड करना है। दोनों को इंक्लूड करके अगर आपका जो इनकम है वो 50 लाख से ऊपर चला गया है बट 1 करोड़ तक है तो आपको 10% लगेगा। किस पे सर? सर दोनों पूरी की पूरी इनकम पर। यानी कि अदर इनकम मैं यहां पे कैटेगराइज किससे करूंगा कि 111A, 112A और अदर इनकम। सर इस इनकम पर भी 15%, इस 10%, इस इनकम पर भी 10% और इस इनकम पर भी 10% लगेगा अगर 1 करोड़ तक की इनकम है। सर 1 करोड़ से अगर हमारी इनकम बढ़ गई और 2 करोड़ तक रही, इंक्लूडिंग ये सारा, तो आपको 15% तक सरचार्ज लगेगा सभी पर। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं अगर अदर इनकम इज अप टू ₹2 करोड़, यानी कि अगर मैं बोलूं ये जो है वो 1.5 करोड़ की लिमिट है इसकी और 1.5 करोड़ तक क्या है इसकी इनकम, और 111A और 112A जो है वो है कितना कितना सर? इसके 50 लाख इसके हैं और 50 लाख इसके हैं, 50 लाख इसके, 50 लाख इसके। तो यानी कि इन सबको मिलाकर ये कितना हो गया सर? सर 2.5 करोड़ हो गए, 2.5 करोड़ हो गए। यस सर 2.5 करोड़ हो गए। तो क्या 2 करोड़ से ज्यादा चल गया? यस सर 2 करोड़ से ज्यादा चला गया, पर लेकिन करना क्या है यहां पे? सब पर सर 2 करोड़ से तो ज्यादा चला गया, लेकिन वो अदर इनकम जो है वो कितनी तक है सर? 1.5 करोड़ तक है, यानी 2 करोड़ तक है। अदर इनकम अगर 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज रेट जो लगने वाला है सर 15% ही लगेगा सब पर। क्यों सर? क्योंकि अदर वाले देखो कॉन्सेप्ट क्या लगना है, पकड़ना है हमने। अदर इनकम अगर 2 करोड़ तक है तो 15% लगेगा, इससे ऊपर और बाकी जो स्पेशल वालों के लिए बोल दिया गया कि इस पर तो 15% से ऊपर का लग ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या बोलना है हमने कि अगर ये 2 करोड़ तक है, कौन सा वाला सर? अदर इनकम जो है वो 2 करोड़ तक है और उससे 111A और 112A जो है वो उनको मिलाकर एग्रीगेट ऑफ अदर इनकम और 111A और 112A इन सबको मिलाकर अगर 2 करोड़ रुपए से ऊपर जा रहा है तो आप बोलोगे कि उस पर 15% ही लगेगा। सर यही वाला थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी आप बिल्कुल समझ जाओगे। अगर मान लो अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? 2 करोड़। और ये वाली स्लैब सर कब आने वाली है? जब अदर इनकम आपकी 2 करोड़ से ऊपर चली गई। अदर इनकम आपकी 2 करोड़ से ऊपर चली गई और 5 करोड़ तक है तो आपको 25% लगने वाला है अदर इनकम पर। लेकिन बाकी पे क्या लगने वाला है सर? बाकी पे लगेगा सर 15%। समझ में आ रहा है? यस सर। 5 करोड़ अगर अदर इनकम चली गई ऊपर कितनी सर? सर 5 करोड़ से भी ऊपर चली गई है तो आप पर लगेगा 37%। किस पर सर? सर सिर्फ अदर इनकम पर। सर सिर्फ अदर इनकम पर हमारा 37% लगेगा। बाकी जो हमारा इतनी ये वाली इनकम्स हैं इन पर हमारा 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। बात आ गई सर समझ में? सर यहां पर रेलिवेंस क्या है? मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आपका क्या चीज है, कंप्यूटेशन के लिए अगर आगे आपको तो आपके कंप्यूटेशन में गलती हो सकती है अगर आपने ये वाला अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा है। तो ये वाला अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा है तो आपके क्वेश्चन में जो है वो गलती हो सकती है, आंसर में गलती हो सकती है और आपके मार्क्स वहां पर कट सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंस्टीट्यूट ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जरा एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, वैसे हमें पता लग गया है। उन्होंने बोला कि सबसे पहला कि टोटल इनकम जो है इंक्लूडिंग जो कैपिटल स्पेशल इनकम वाली जो है स्पेशल कैपिटल गेन 50 लाख है बट 1 करोड़ से नीचे है। 50 लाख है बट 1 करोड़ से नीचे। सरचार्ज कितना लगने वाला है सर? 10%। किस पे? देखो 30 लाख, 25 लाख एंड 40 लाख। देखो एग्जांपल उन्होंने बताया कि 30 लाख है, 25 लाख है और 40 है। टोटल मिलाया जाए तो 95 हो रहा है। टोटल मिलाया जाए तो 95, यानी कि 50 से ज्यादा बट 1 करोड़ तक। तो 10% का सरचार्ज लगेगा सर किस पे? पूरे के पूरे इनकम पर। सर किस पे लगेगा सर? इस पर भी 10%, इस पर भी 10% और इस पर भी 10% लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उन्होंने क्या बोला कि अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग है तुम्हारा क्या 111A और 112A एक्सीड करता है तुम्हारा 1 करोड़ बट 2 करोड़ तक है तो तुम्हारा 15%। देखो 15% तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो 60 लाख आ गया यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया तुम्हारा 65 लाख और अदर आ गया यहाँ पे 50 लाख। सबको मिला दें तो टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ तक जा रही है। सॉरी 1.75 है, यानी 2 करोड़ से सर नीचे है, 2 करोड़ तक है। 2 करोड़ तक की इनकम पर कितना आएगा सर? 15% आएगा। 15% किस पे लगेगा सर? इस पर भी लगेगा सर, इस पर भी लगेगा और अदर इनकम पर भी 15% लगेगा। कहानी सर यहां से चालू होती है कि जैसे ही हमारा
जैसे ही हमारा अदर इनकम जो है वो छाल मारता है कहां से सर, 2 करोड़ के ऊपर पे, 2 करोड़ के ऊपर पे, तो अदर इनकम ही आगे जा सकता है, बाकी की इनकम वहीं रुक जाएंगी। बाकी की इनकम कौन सी बोल रहा हूं, ये जो 2 इनकम है वहीं रुक जाएगी 15% वाले स्लैब पर। बाकी की वो जो अदर इनकम अगर ऊपर चली गई तो उस पर लगने वाला है कितना सर, 25 और 37। 25 कब लगेगा सर, जब सर देखिए क्या बोला इसने, वेयर टोटल इनकम, जो टोटल इनकम है हमारी, इन्होंने क्या बोला, वेयर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111A और 112A एक्सीड करता है, एक्सक्लूडिंग यानी कि अदर इनकम जब एक्सक्लूड कर रही है 2 करोड़ से ज्यादा और उछाल मार के 2 करोड़ से ज्यादा गई और 5 करोड़ तक रह गई सर, 5 करोड़ तक रह गई तो उस पर लगने वाला 25%। जैसे कि एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना दिया है सर, 54 लाख, सर लॉन्ग टर्म दिया हुआ है हमको 55 लाख और 3 करोड़ दिया हुआ है हमें अदर इनकम। तो अदर इनकम पर सर कितना लगाया जाएगा सर, क्योंकि 3 करोड़ जो है वो 2 करोड़ से ऊपर जा चला गया तो इस पर तो सर 25% लगाया जाएगा। बोलो बोलो यस सर, लेकिन इस पर तो 25 और 37 की स्लैब है नहीं, तो सर इस पे 15% एंड इस पे 15% लगाया जाएगा। बात आ गई बिल्कुल सर समझ में, यस सर समझ में आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहां पे बोल रखा है यहां पे कि लेकिन रेट ऑफ सरचार्ज जो है ये इतना कौन से पोर्शन पे है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 15% है, वही बात इसने बता रखी है। ठीक है, फोर्थ क्या बोलता है, फोर्थ वाला नेक्स्ट वाली स्लैब के बारे में बोलता है, टोटल इनकम यानी कि अदर देन मतलब बोले तो एक्सक्लूडिंग इन दोनों को, एक्सक्लूडिंग 111A और 112A को छोड़कर, यानी कि अदर इनकम अगर 5 करोड़ से ऊपर चली गई तो भैया 37% उस पर लगेगा। जैसे कि एग्जांपल आ गया, एग्जांपल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया सर 50 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया सर 65 लाख और 6 करोड़ जो है यानी कि अदर इनकम जो है 5 करोड़ से ऊपर चली गई है, तो 5 करोड़ से ऊपर चली गई तो इस पर जो सरचार्ज लगेगा, इस पर जो सरचार्ज यानी कि इसकी इनकम पर जो टैक्स लगाएंगे और टैक्स पर जो सरचार्ज लगने वाला यानी कि अदर इनकम पर जो टैक्स निकलेगा और उस पर जो सरचार्ज लगेगा वो आ जाएगा कितना सर, 37% एप्लीकेबल होगा। और इस पर जो है सर उस पर तो 15% ही है ना, इस पर तो 15% है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। आई होप ये बात समझ में आ गई। देखो लास्ट वाली जो चीज थी ना, ये बड़ी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज थी, वो देखो इसने बोला क्या, इसने बोला कि रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स पेबल ऑन द पोर्शन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A एंड 112A नॉट एक्सीडिंग 15%, 15% से ज्यादा नहीं जाएगा सर। अच्छा चलो देखो क्या बोला उसने, बोला क्या समझो, इसने कहा कि भाई जो STCG 111A है वो 60 लाख रुपए है और ये दोनों है वो 50 लाख रुपए है, 55 लाख रुपए है, और ये जो है अदर इनकम सर ये 2 करोड़ से नीचे है, 2 करोड़ से नीचे है तो आपको स्लैब कौन सी लगने वाली है, बोलो बोलो, 2 करोड़ से नीचे है तो स्लैब कौन सी लगने वाली है, 2 करोड़ से नीचे है यानी कि 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से नीचे सर 15% वाली, तो ये 15% इस पे आएगा और इस पर भी 15% आएगा और इस पर भी 15%। ऑल्दो इन तीनों को मिला के ये 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट जो है वो 15% ही आएगा इस पे, क्योंकि अदर इनकम जो है वो 15% के दायरे में आ रही है। समझ में आ गया, पूरी चीज क्लियर है, यस सर क्लियर है। अच्छा यहाँ पर इस पर इसकी इनकम पर एप्लीकेबल होगा, मतलब इसकी इनकम पर हम टैक्स निकालेंगे और टैक्स पे जो सरचार्ज आएगा वो अलग से हमें सरचार्ज निकालना पड़ेगा। समझ में आया, 37% और इनके टैक्स पर हमें कितना 15% और 15% टैक्स सरचार्ज अलग से ऐड करना होगा। सर HEC भी चेंज हुआ है, ना HEC कोई चेंज नहीं हुआ। ये वाली जो सेक्शन थी ये हम पहले भी निपटा चुके थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हमने देख ली ये वाली चीज। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर सर, नेक्स्ट कौन सी अमेंडमेंट आई है, देखिए नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आ रखी है, नेक्स्ट जो वाली जो अमेंडमेंट आ रखी है वो आ रखी है हमारी PGBP में। सबसे पहले PGBP में जो अमेंडमेंट आई है बिल्कुल ही छोटी सी अमेंडमेंट है, बिल्कुल ही छोटी सी अमेंडमेंट है। कौन सी अमेंडमेंट है सर बता देता हूं। इंक्रीज किया गया है डेप्रिसिएशन रेट को, इंक्रीज किया गया है डेप्रिसिएशन रेट को इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। क्या बोला, एक्वायर्ड भी और पुट टू यूज भी, एक्वायर्ड भी और पुट टू यूज भी, एक्वायर्ड भी और पुट टू यूज भी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, इस बीच में यानी स्पेसिफाइड डेट में अगर आपने कोई ऐसे मोटर व्हीकल परचेज की है
और ड्यूरिंग कौन से 27/8/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, इस बीच में अगर आपने कोई भी मोटर व्हीकल परचेज किया है तो आपको रेट डिफरेंट लगेगा। सर कौन सा रेट लगेगा? देखो क्या चीज किया गया इस दौरान में, ऑटोमोबाइल कंपनी जितनी भी थी, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए, उनकी सेल बूस्ट करने के लिए इन्होंने एक चीज निकाली। उन्होंने बोला कि जो डेप्रिसिएशन रेट है ना, हम मोटर व्हीकल परचेज करने वाले लोग थे, जो डेप्रिसिएशन रेट क्या था उनके लिए, सर पहले अगर मैं बोलूं कि जो भी अगर मोटर व्हीकल परचेज कर रहा था और वो क्या चीज था, मोटर व्हीकल परचेज कर रखा था और उसने अदर देन रनिंग देम ऑन हायर पे नहीं दिया हुआ था, जैसे कि ओला वाले नहीं, हम लोग बिजनेसमैन अपने यूज के लिए मोटर व्हीकल ले रहे हैं तो क्या रेट हुआ करती थी, और अगर हम उसको हायर पे दे रहे हैं तो क्या रेट हुआ करती थी। जैसे ओला वालों को हमने हायर पे दे दिया, या फिर मैंने उसको टूर एंड ट्रैवल पे मैंने हायर के लिए देता हूं मैं, तो उन लोगों के लिए डिफरेंट था क्या चीज सर, रेट डिफरेंट थे। कौन कौन से डिफरेंट थे रेट सर? पहले था सर 15% का रेट, उसके बाद और हायर पे जो देते थे सर उन पर था 30% का रेट, यानी कि उनको 30% डेप्रिसिएशन मिलता था, और इन लोगों को जो अदर देन हायर वाले थे उन लोगों को सर 15% मिला करता था। अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट ने सिंपल एक चीज कही, देखो हमें बूस्ट करना है ताकि गाड़ियों की सेल ज्यादा रहे। जैसे ही गाड़ियों की सेल ज्यादा करने का उन्होंने बोला कि हम आपको डेप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा देंगे। ज्यादा किस पे देंगे सर? दोनों को 15% से बढ़ा दिया गया, यानी कि जो स्पेशल डेट बताइए कौन सी, 23/8/2019 से लेके 31 मार्च 2020 में अगर आपने कोई भी गाड़ी परचेज की है, कोई भी गाड़ी परचेज की है, देखो कोई भी गाड़ी अगर इस बीच में आपने परचेज की है तो आपको रेट मिलेगा कौन सा, इसका 15% बढ़ा दो सर। 15% अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो मेरे को रेट हो गया है सर 30% इसके लिए। इस बीच में एक्विजिशन और पुट टू यूज दोनों इसी बीच में होना चाहिए, एक्विजिशन और पुट टू यूज दोनों इसी बीच में होना चाहिए, तो 30% का रेट मिलेगा आपको। और यहां वाला जो रेट है वो यहां पर मिल जाएगा कितना सर, यहां पर भी 15% बढ़ा दो, 45% इसको कर दिया गया, जो कि रनिंग देम ऑन हायर के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है सर। यहां पर जो खरीदा और पुट टू यूज किया है क्या सर, वो हाफ रेट वाला नहीं होगा अगर 180 डेज से अगर नीचे यूज किया तो? हाँ, वो सारे कंसेप्ट बिल्कुल सेम है भाई। यहां पे रेट की बात कर रहे हैं, रेट, सिर्फ रेट की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर यहां पर क्या वह इसके बीच में अगर परचेज कर लिया तो 180 डेज वाला और 180 डेज से ज्यादा किया और उससे कम किया तो हाफ रेट लगता था, तो यहां पर भी बिल्कुल सेम है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान देना, यहां पर सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन के बारे में बात की गई है और एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में कोई बात नहीं की गई है। एडिशनल डेप्रिसिएशन वही मिलेगा, वैसे भी रोड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ठीक है। हमने यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन था, नॉर्मल डेप्रिसिएशन वो वाली रेट बढ़ गए हैं सर। कौन कौन सा? 15% वाले किस में आ गए हैं, 30%, और 30 वाले आ गए हैं 45% तक। उन पर क्या मिलेगा सर? डेप्रिसिएशन का रेट मिलेगा इन लोगों को। ये वाले कौन से लोग हैं? जब इस बीच में आपने एक्वायर और पुट टू यूज किया है, इस बीच में आपने एक्वायर पुट टू यूज किया है। मुझे लगता है इस पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दो मोटर व्हीकल हैं, एक मोटर व्हीकल और दूसरा मोटर व्हीकल, सर इसके बाद और सर इससे पहले अगर परचेज किया हो तो? कुछ बच्चे सर इससे पहले परचेज किया हो तो आपके लिए सेम रेट है, कौन सा वाला? ऊपर वाला, ये वाले रेट है। लेकिन अगर इस बीच में परचेज किया तो आपको ये वाले रेट मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है सर? दो मोटर व्हीकल हैं, एक परचेज किया गया है सर 31 मई 2019 में और 31 दिसंबर 2019 में। सर इसके लिए जो रेट है ना नॉर्मल वाला, इसके लिए जो रेट है इसके लिए आ जाएगा आपका, अगर वो अदर देन हायर पे है तो सर उसके लिए 30% है, वरना 45% है अगर वो हायर पे है तो। सर इसके लिए रेट क्या है सर? इसके लिए रेट है 15% और 30% वाला। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना उनकी डेट्स वगैरह को, अगर इनकी डेट्स आ गई तो ये अमेंडमेंट में से मेरे को लगता है कि यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीए इंटर में पूछा जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। 3-4 चीजें और दे देंगे इसके साथ, वो आपको 3-4 चीजें और दे देंगे कि भाई दूसरी चीजें भी और परचेज की गई, कौन सी डेट है, कौन सी है, तो
हाँ एक बात ध्यान रखना, 180 डेज वाला जो कॉन्सेप्ट है कि इससे 180 डेज से ज्यादा यूज किया तो भैया 180 डेज और उससे ज्यादा यूज किया तो भैया हमारे फुल रेट मिलता था, और अगर उससे कम यूज किया तो हाफ रेट। ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बाकी आपको ऐसे करके कैलकुलेशन निकाल लेनी है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये वाली यहाँ पर डिस्कशन हो जाती है, इसको याद रख लेना। देखो यहाँ पर मैंने अपना जो नोट्स था, जो जिनके पास हमारे नोट्स हैं, ये बिल्कुल ही दोस्तों कलर्ड वाले नोट्स हैं, ठीक है। मैंने लॉन्च कर रखा है एक भोकाल बैच, मैंने शायद पहले बता दिया होगा। जल्दी से उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को, सिर्फ 999 रुपीज़ में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। कॉल कर लीजिए 9999, सॉरी कॉल कर सकते हैं आप मुझे 9958794095 में। क्या करेंगे सर, वैसे तो मैंने उनको ये पीडीएफ वगैरह जो है ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम लिंक पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी और ये नोट्स मिल जाएंगे सर, ठीक है। अब सर ये करना कैसे है, जिन्होंने भी किसी और की वीडियो देखी है कोई परेशानी नहीं है, जिन्होंने मुझसे लेक्चर लिए हैं या नहीं लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वीडियोस देखिए। मैं यहाँ पर क्या करना, थोड़ा सा और डिटेलिंग करने वाला हूँ इसकी, यानी कि जो भी अमेंडमेंट आई है उसके क्या रेलिवेंस हैं हमारे सेक्शंस में, तो वो पूरा का पूरा सेक्शन उठा के मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, हमारी बुक्स से मैंने रखा हुआ है। आप चाहें तो आपकी बुक्स में वो वाला सेक्शन ढूंढिए और उसमें जहां पर भी मैंने वो रेलिवेंट अमेंडमेंट कर रखी है उसे आप अमेंड कर लीजिए। बाय हैंड आप लिख सकते हैं या फिर आपके पास पीडीएफ अगर अवेलेबल हो जाएगी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। मैंने आपके लिए डाली हुई है कैपिटल गेन की, सर के जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत थी कैपिटल गेन में, जरा सी भी दिक्कत है, कैपिटल गेन की पूरी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। वो जाएं और देख लें। सिर्फ 8 से 9 घंटे, 7 से 8 घंटे की क्लास है, 7 से 8 घंटे में पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो है उनका पूरा निपट जाएगा अच्छे से विद कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो, आपसे बिल्कुल आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। सीए सीएस, चलिए वो मेरे ख्याल से मैंने पहले बता दिया, सीए सीएस सीएम में इन लोगों के लिए बैच है। कोरोना की वजह से जिनके पास पैसे नहीं है उन लोगों के लिए मैंने निकाला हुआ है बैच, ज्वाइन कर लीजिए। 1 नवंबर से मेरा बैच चालू हो रहा है, 1 नवंबर से मेरा बैच चालू हो रहा है। कौन सा सर, सीए सीएस एंड सीएमए के इंटर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। फाइनल वाले भी कॉल कर सकते हैं, उनकी डेट अभी तक डेट स्पेसिफाई मैंने किया नहीं है, वो खैर मेरे से पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सर, किसी और रेट में कोई फर्क पड़ा है क्या? नहीं सर, किसी और रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा है सर, हमें किसी और उसमें रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ और सिर्फ देखिए प्लांट एंड मशीनरी मोटर व्हीकल जो है 15% में था और 30% में था अगर उनको हायर पर्पस के लिए यूज किया। लेकिन जो ये वाला पोर्शन था उसको अगर आपने परचेज अक्वायर और पुट टू यूज किया है 23/8/2019 से लेके 31/3/2020 तक तो 30% लगेगा, वरना और सेम चीज अगर हायर वाले को आपने एक्वायर और पुट टू यूज किया है 23/8/2019 से लेके 31/3/2020 तक तो 45% लगेगा, और कुछ नहीं है इसमें। पीजीबीपी में बहुत ही एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, ठीक है, जो कि हमने कई जगह पढ़ी है कि हमें कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। हमने कई जगह पढ़ी है, गवर्नमेंट कहता है कि भाई कैशलेस ट्रांजैक्शन करनी है, तुमने कैशलेस इंडिया बनाना है। तो मैं यहां पे बता रहा हूं कि 10, जैसे कि हमने एक सेक्शन पढ़ी थी जिसमें बोला था कि 10,000 से ऊपर का अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं, किसमें 10,000 से ऊपर का एक्सपेंडिचर करते हैं कैश में, तो हम आपका डिसअलाउ कर देंगे, हम आपको डिसअलाउ कर देंगे, क्या खर्चा डिसअलाउ कर देंगे पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है? यस सर। दूसरी बात और एक क्या चीज बोल रहे थे सर कि एक और सेक्शन थी जिसमें हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते थे, किसी एक फिक्स एसेट्स वगैरह हमने परचेज किए उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालते थे, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट जितनी ज्यादा रहेगी उसी पर तो हमें डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर एक्चुअल फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए आपने कैश में पेमेंट की, कैश में, तो कैश में अगर पेमेंट किए तो सर आपने 10,000 से ज्यादा पेमेंट किए तो हम उसको एक्चुअल कॉस्ट में नहीं ऐड करने देंगे। तो ऐसी अमेंडमेंट थी। तो वहां पर क्या बोला गया था कि कौन कौन सर कैसे कैसे पेमेंट कर सकते थे, वहां पे बोला गया था बैंक ड्राफ्ट से, ठीक है। और क्या बोलता सर, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, और एनी अदर मोड प्रेस्क्राइब्ड, बोला था ना एनी अदर मोड प्रेस्क्राइब्ड। तो वो जो एनी अदर मोड था उसको प्रेस्क्राइब अप कर दिया है, एनी अदर मोड को उन्होंने लिख दिया है। और
इन्हीं सब चीजों की वजह से एनी अदर मोड को लिख दिया गया है, और इन सब चीजों की वजह से जहां जहां ये वाली अदर वाला कॉन्सेप्ट था कि अदर प्रेस्क्राइब मोड, जहां जहां पे भी जिस जिस सेक्शन में लिखा हुआ था वहां वहां ये वाली अमेंडमेंट आ गई है। सिंपली देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं सबसे पहले किस में आई वो अमेंडमेंट। देखिए यहां पे बात कर रहा हूं सर, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। जो स्पेसिफाइड बिजनेस था 35AD कोल्ड चेन वाली फैसिलिटी और जो वेयर हाउसिंग वाली वगैरह थी, ठीक है, याद आ रही है, और जो हॉस्पिटल बनाए थे एटलीस्ट जिसमें 100 बेड्स होने चाहिए थे, ठीक है, तो इन पर हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी क्या बोला था, इनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर करेंगे तो इन पर 100%, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर तो दुनिया जहान की हमें मिल रही है क्या सर, 100% अलाउ किया जा रहा है। लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर भी 100% अलाउ हो जाएगा आपको डेप्रिसिएशन, किस पर, बोलो बोलो, कैपिटल एसेट पे अगर आपने खर्चा किया, इन चीजों पे खर्चा किया 35AD में, ठीक है। लेकिन अब आ जाओ, मैं बात क्या कर रहा हूं यहां पे बोला गया था कि एक चीज आपको बोली गई थी, देखो यहां पे क्या बोला गया था, यहां पे बोला गया था कि नो डिडक्शन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। क्या क्या बोला गया था, एनी एक्सपेंडिचर, देखो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज किसमें आया, चेंज किसमें नहीं, मतलब थोड़ा एड ऑन कर दिया, किसमें बोला, any expenditure in respect of the payment on aggregate of payment made to a person in a day otherwise than by account pay check, account pay demand draft or check drawn on the bank or account pay bank draft or use of electronic clearing system through bank account or through other prescribed electronic mode। अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये जो लिखा हुआ था इसको यहाँ पर प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। प्रेस्क्राइब क्या किया सीबीडीटी ने बोला कि ये जो अदर मोड है ये हमने बताया है किससे, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो चलेगा, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो चलेगा, आप जो है वो नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो तो भी चलेगा, आईएमपीएस कर दो सर चलेगा, हमें यूपीआई कर दो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई कर दो, आजकल यूपीआई का जमाना है सर, यूपीआई कर दो, वो भी चलेगा, उसको भी हम नोटिफाइड मोड मानेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या चीज आ गई सर, एनईएफटी कर दो या फिर भीम कर दो, यानी कि भारत इंटरफेस ऑफ मनी आधार पे, तो यानी कि ये जो मोड लिख दिए गए इनसे पेमेंट करोगे तो भी आपको खर्चे यहां पर अलाउ हो जाएंगे, डिडक्शन जो है यहां पर अलाउ हो जाएगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो जितने भी सेक्शन से जहां पे अदर मोड लिखा हुआ है, तो बहुत सारे सेक्शन से, तो पीजीबीपी में बड़ा चेंज आया है, सिर्फ इसी को लेकर छोटा सा, ये सब जगह ही आया है, ठीक है। एक तो ये हो गया, मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीजें। देखो दूसरा था हमारे नोट्स में, मैंने यहाँ पे बताया हुआ, हमारे नोट्स में जिसके पास भी हमारे नोट्स पड़े होंगे सर, उसका 24वां पॉइंट है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 अदर देन बाय अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट। सेक्शन नंबर था हमारा 40A3 और 3A, 40A3 और 3A, जो कि 10,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन अगर कैश में की तो आपका डिसअलाउंस बोल देता था कि वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। वहां पर भी वो बोला गया था कि अगर इनको छोड़कर अदर मोड, इनको छोड़कर अगर कैश में किया तो, अब जो अदर मोड था यहाँ पे प्रेस्क्राइब कर दिया है, वो चीज क्या है सर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम, ठीक है, इन सभी चीजों को कर सकते हो। अच्छा, यहां पे बात हो गई यहाँ पे कि 100% ऑफ सच पेमेंट शैल बी अलाउड, शैल बी डिसअलाउड, सॉरी यहाँ पे क्या बोला था, 100% ऑफ पेमेंट शैल बी डिसअलाउड। अगर यहाँ इस वाले सेक्शन में क्या बोला था कि 10,000 से ऊपर गया तो पूरा का पूरा खर्चा हम डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वो अमेंडमेंट आ गई। कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट जो थी इसमें जो हमने बात की थी सर, 10,000 से ज्यादा का अगर हम कैश में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो खर्चा है सर, पूरा का पूरा खर्चा जो है वो डिसअलाउ कर देते थे। लेकिन हमें कुछ छूट दी गई थी, किसमें दी गई थी सर किसमें दी गई थी, जो हमने पढ़ा था एक्सेप्शन में, बोलो बोलो, एक्सेप्शन में पढ़ा था कि सर कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदेंगे, जिस दिन बैंक क्लोज होता है और स्ट्राइक होता है तब अगर हमने पेमेंट करनी है तो कैश में 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर सकते थे, ठीक है। तो वो जो कौन सा रूल था सर, 6DD में जो हमारा रूल्स थे, ठीक है, उनके लिए कि भाई बुक एडजस्टमेंट कर सकते हो तो बुक एडजस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदेंगे तो हमें 10,000 से ऊपर कर सकते हो। तो ये वाला जो एक्सेप्शन था
इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या बोला गया सर, ये सारी चीज़ें तो थी यहाँ पे कि विलेज टाउन वगैरह में आपका है और बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, तो आप पेमेंट कर सकते हो कैश में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी कि भाई एम्प्लॉय बेनिफिट, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट पे कर रहे हो तो 50,000 तक अगर पे करोगे तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 देखो, इसमें एक सब क्लॉज था। कौन सा क्लॉज था सर? इसमें क्लॉज था कि वेयर द पेमेंट वाज, ओहो सर ये तो सेम हो गई। अच्छा मैं यहाँ पे बताता हूँ सर, वेयर द पेमेंट वाज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन अ डे ऑन विच द बैंक वर क्लोज, जिस दिन बैंक क्लोज था उस दिन आपने पेमेंट की, या फिर इधर ऑन द हॉलीडे और स्ट्राइक, या तो वो बंद था, हॉलीडे था, छुट्टी थी, या फिर एम्प्लॉय ने, बैंक के एम्प्लॉय ने क्या कर रखा था सर, स्ट्राइक, धरना पे थे सारे के सारे लोग सर, धरने पे थे सारे के सारे लोग। बैंकिंग इंडस्ट्री के लोग अगर धरने पे थे और तब आपने पेमेंट की तो तब चल जाता था कि आप बोलते थे कि मैंने इसलिए 10,000 मेरे को अर्जेंट पेमेंट करनी थी और उस दिन मैंने जो पेमेंट की है उस दिन स्ट्राइक था और मैंने सर ना 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर दिया। अगर आपने 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर दी थी तो चल जाता था। लेकिन ये अमेंडमेंट इन्होंने लेके आया, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली एओ क्या कहता था, एओ कहता था कि यार कौन से जमाने में तुम लोग रह रहे हो, एक बात बताओ कौन से जमाने में तुम लोग रह रहे हो कि जो तुम्हें यहाँ पर बैंक क्लोज है और तुम्हें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करनी आती, तुमने ऑनलाइन क्यों नहीं पे कर दिया उसको? ये वाला जो है वो प्रैक्टिकली भी मानता नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने ये वाला चीज हटा दिया और उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंगली विद इफेक्ट फ्रॉम 29 जनवरी 2020 पेमेंट इन एक्सेस ऑफ द प्रेस्क्राइब लिमिट, कौन सी प्रेस्क्राइब लिमिट थी सर? 10,000 रुपए और 35,000 रुपए, 10,000 रुपए और ट्रांसपोर्टेशन वाले के लिए 35,000 रुपए की जो लिमिट थी उससे अगर ज्यादा पे किया, अदरवाइज देन दी प्रेस्क्राइब मोड, जो प्रेस्क्राइब मोड से किया है, ऑन द डे ऑन विच द बैंक वर क्लोज्ड और हॉलीडे और स्ट्राइक, वुड अट्रैक्ट, अब अट्रैक्ट करेगा डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A3, यानी कि यहां से इसको हटा दिया गया है, काट दिया गया है। तो यानी कि अब यहां पर वो जो है पेपर में क्वेश्चन में आ सकता है कि बैंक क्लोज थे या फिर स्ट्राइक था और एक आदमी ने पेमेंट जो करनी थी वो 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करनी है तो स्ट्राइक करना चाहिए कि अब वो यहाँ पर भी यहाँ से हट चुकी है, यानी कि 40A3 का डिसअलाउंस वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, पूरा का पूरा जो अमाउंट था वो डिसअलाउ हो जाएगा अब अगर ऐसा करने पर। बाकी सब कुछ सेम है और कुछ भी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट सेक्शन थी, कौन सी नेक्स्ट सेक्शन थी? एक्चुअल कॉस्ट, जो मैंने बताई कि एक्चुअल कॉस्ट में अगर आपने कोई भी असेट खरीदी है, देखिए यहाँ पे थी, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट में ये वाला था सर पहला पॉइंट। सर पॉइंट नंबर कौन सा है? ये वाला पीजीबीपी में सर हमारी बुक में 29 पॉइंट नंबर है, देख लेना उसको, ठीक है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भी बोला गया था कि एग्रीगेट पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे इज कॉस्ट ऑफ, यानी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगी उसके बेस पे ही तो हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा। आ जाओ। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि भाई की डेट, अच्छा, पर्सन इन अ डे इज मेड अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन द बैंक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड अगर कोई सा भी यूज किया है तो उसके जरिए, या फिर थ्रू अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड ये चीज किया है तो, और वो अमाउंट जो है वो 10,000 से ज्यादा जा रही है तो आपके वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर क्या, ये जो अदर मोड था उसको प्रेस्क्राइब कर दिया। क्या सर कोई अमेंडमेंट है? नहीं, एडिशन कर दिया। ये जो अदर मोड था जो प्रेस्क्राइब करना था वो प्रेस्क्राइब कर दिया। वही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी नेट बैंकिंग, NEFT, RTGS वगैरह और भीम UPI वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, इसमें अदर प्रेस्क्राइब मोड हैं, ठीक है। चलिए सर 43CA कौन सा था? सेम वही चीज थी हमारी, 43CA और 50C, ये हम कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। कैपिटल गेन का जो सेक्शन थी कौन सी सर? 43CA तो हमारा पीजीबीपी में था और 50C जो था वो हमारा सर कैपिटल गेन की सेक्शन थी। सर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको कि था क्या ये सेक्शन था कि एक बंदा है और यहाँ पर दूसरा बंदा है, ये तो है, ये है मिस्टर रामू और ये है मिस्टर वाई, ठीक है। होता क्या था सर? इसके पास एक कैपिटल एसेट्स है, एक घर था जो कि इसने बेच दिया था, किसको सर? वाई को बेच दिया था। और जो वाई को बेचा था
सर जो वाई को बेचा था वो एसडीवी से कम पर बेचा था, जितनी मान लो एसडीवी थी 5 लाख की, और इन्होंने कंसीडरेशन, एक्चुअल कंसीडरेशन जो लिया इससे, इस वाई से जो एक्चुअल कंसीडरेशन लिया वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख लिया। यानी कि एक सेक्शन थी हमारी, और ये जो घर है वो इस बंदे के हाथ में, मिस्टर रामू के हाथ में जो है वो कैपिटल एसेट है। अगर ये कैपिटल एसेट को उसने ट्रांसफर किया है, मान लो कि कैपिटल एसेट और कैपिटल एसेट को उसने ट्रांसफर किया है किससे, लेस देन एसडीवी से, यानी कि इनएडिक्वेट कंसीडरेशन और जो डिफरेंस है वो सिर्फ ज्यादा है किससे, 50,000 से, एंड जो डिफरेंस है वो ज्यादा है 5% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से। यहां पर क्या दोनों की दोनों सेटिस्फाई हो रही है? यस सर, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसके लिए बोला जाएगा कि जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आप मानोगे वो तुम्हारी 2 लाख नहीं, हम मानेंगे कितना सर, 5 लाख रुपए। और इसमें से आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाइए और अपना अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन निकालिए। ठीक है सर, यहां पर एक और चीज होता था कि जो सामने वाले को क्या लगता था, यहां पर अगर इसके हाथ में ये कैपिटल एसेट्स है और इसने जो खरीदा है, ये जो सामने वाले मिस्टर वाई ने खरीदा है, इसके लिए अगर सर ये कैपिटल एसेट है, इसके लिए ये अगर ये कैपिटल एसेट है तो क्या लग जाता था सर इसको बोलते थे कि IFOS में इसको टैक्स देना पड़ेगा। कितने पर सर, डिफरेंस पर। सेम कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती तो सामने वाले को कितना लग जाता था, डिफरेंस पर IFOS में टैक्स देना पड़ जाता। डिफरेंस कितना सर, 3 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा IFOS में। कौन सी सेक्शन थी सर, 56(2)(10) याद आ रहा है 56(2)(10)? यस सर, 56(2)(10) में याद आ रहा है। देखो यही चीज बोलते थे कि एसडीबी वाला, ठीक है सर, यही चीज बोलते थे। यहां पर तो बात हो गई क्या चीज, कैपिटल एसेट्स की। ये वाला कौन सा सेक्शन था सर, 50C इसको अट्रैक्ट होता था, और इसको अट्रैक्ट होता था सर क्या, 56(2)(10) इसको होता था सर 50C, और 56(2)(10) इसको अट्रैक्ट होता था, क्योंकि ये कैपिटल एसेट्स के हाथ में है और इसके हाथ में कैपिटल एसेट है। सर ये वाली सेक्शन तभी लगती थी, ये जो सेक्शन थी वो तभी लगा करती थी जब ये कैपिटल एसेट है किसके हाथ में, मिस्टर वाई के हाथ में कैपिटल एसेट है। लेकिन अगर मिस्टर वाई के हाथ में वो स्टॉक इन ट्रेड रहेगी, क्या ये वाली सेक्शन अट्रैक्ट करेगी? नहीं सर, ये वाली सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, मान लो कि इसके हाथ में ये कैपिटल एसेट्स थी तो इसको तो 50C अट्रैक्ट हो गया। सर इसके लिए क्या चीज हो गया, बोलो। इसके लिए सर कोई भी 50 IFOS में टैक्स नहीं देना। अगर मान लो ये जो घर था ये मिस्टर रामू के लिए, मिस्टर रामू था एक बिल्डर था, उसके हाथ में था ये स्टॉक इन ट्रेड था। अब इसने ये सेम वही 5 एसडीबी थी उस प्रॉपर्टी की, 5 लाख रुपए, सेम वही क्वेश्चन, और इसने एक्चुअल कंसीडरेशन लिया था सर 2 लाख रुपए। तो क्या चीज होगा, और सामने वाले के हाथ में अगर मैं बोलूं ये जो चीज सामने वाला खरीदने वाला यानी मिस्टर वाई जो है उसके हाथ में जो ये घर आएगा वो आएगा कैपिटल एसेट बनेगा उसके हाथ में। ठीक है, उसको आगे सेल नहीं करना, उसको कैपिटल एसेट है, अपने लिए खरीद रहा है तो कैपिटल एसेट है। ठीक है, तो इस पर तो अट्रैक्ट हो जाएगा सर क्या, 43CA क्या अट्रैक्ट हो जाएगा सर, बोलो कौन सी सेक्शन अट्रैक्ट करेगी सर, 43CA जो कि PGBP की सेक्शन है। यही पढ़ा था हमने, अभी तक तो बिल्कुल सेम चल रहे हैं सर। अमेंडमेंट क्या है, मैं सिर्फ एक बार गो थ्रू करवा रहा हूं तुम्हें। यहाँ पर क्या था कि ये तो कैपिटल गेन की, यहाँ पर कैपिटल गेन निकालते थे और वहां पर टैक्सेबल है। यहाँ पर क्या निकालेंगे सर, पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए सर सेल कंसीडरेशन जो ये लेगा वो कितना लेगा सर, 5 लाख रुपए लेगा, क्योंकि कंडीशन दोनों की दोनों सेटिस्फाई होगी। कौन सी कंडीशन थी जल्दी बताओ, डिफरेंस जो है वो 50,000 से ज्यादा है और दोनों की दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और डिफरेंस जो है वो 5% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा है। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो इसको लग जाएगा सर 43CA, और इसको अगर 43CA लग जाएगा तो सेल कंसीडरेशन इतना, और जितने में उसने परचेज किया था परचेज कॉस्ट उसकी माइनस हो जाएगी, यानी मान लो कि 2 लाख में या 1 लाख में उसने परचेज की थी तो यहाँ पर जो है 3 लाख का इसको आ जाएगा सर पीजीबीपी का इनकम। ठीक है, सामने वाले को सर इसके हाथ में तो कैपिटल एसेट है तो इसको लग जाएगा सर 56(2)(10), समझ में आ गया 56(2)(10), और डिफरेंस जो था हमारा, डिफरेंस कितना था सर, 3 लाख का जो डिफरेंस है सर। यहाँ पे डबल बार हो जा रहा है ये तो टैक्सेशन, हाँ यहाँ पे डबल बार था। गवर्नमेंट ने कहा खबरदार, डोंट यू डेयर टू सेल द इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलो एसडीबी। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस सर। लेकिन अगर सर इसके हाथ में ये स्टॉक इन ट्रेड रहा तो
स्टॉक इन ट्रेड रहा तो इसको फिर सिंपल है 56,210 नहीं लगेगा। इन दोनों सेक्शन में एक बात करते थे कि जो हम एसडीवी चिल्ला रहे हैं सर, जो हम एसडीवी खेल रहे हैं, एसडीवी सर कौन से डेट की एसडीवी लेनी है? अगर दोनों डेट की एसडीवी डिफरेंट है, कौन कौन से डेट की? सर एक तो आपने जब अग्रीमेंट किया तब की एसडीवी थी, मान लो 5 लाख रुपए, ठीक है, और जब आपने प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन करते हैं प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट के अंदर, हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए जब गए तब आप उसकी दोनों की डेट डिफरेंट है और दोनों ही डेट पे एसडीबी भी डिफरेंट है। मान लो एसडीबी बढ़कर हो गई 6 लाख रुपए, तो सर कौन सा लेंगे एसडीबी? अगर 6 लाख रुपए ले लिया तो भैया दिक्कत हो जाती थी। 6 लाख रुपए ले लिया, 5 लाख पे ही हमें इतना दिक्कत हो रही थी क्योंकि डिफरेंस जो हमारा टैक्स हो रहा था, दो बार टैक्स हो रहा था। 6 लाख ले लिया तो फिर से टैक्स हो जाएगा सारा। तो जनरल रूल क्या था उसमें? एक रूल बताया था कि जनरली रूल होता है कि हम जिस दिन प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, क्या बोला? जनरली रूल क्या होता है? जिस दिन प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है वहां तक की उस दिन का क्या निकालते हैं हम? उस दिन का एसडीवी लेते हैं। लेकिन हम अग्रीमेंट की डेट का भी एसडीवी ले सकते हैं अगर, यहां पर आई है अमेंडमेंट, यहां पर वही चीज आ गई कि अगर, क्या चीज था? बोलो बोलो बोलो। अगर उसने कुछ ना कुछ एडवांस में पे कर दिया हो, किसने? मिस्टर वाई ने पे कर दिया हो पहले से एडवांस में, किसको? मिस्टर रामू को अगर एडवांस में पे कर दिया है कुछ ना कुछ, अदरवाइज देन कैश, यानी कि कौन से मोड से? सर अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट, अकाउंट पे, चेक, ठीक है, और अदर मोड्स। तो जो यहां पर अदर मोड्स आए ना, अदर मोड्स आए, इस पर भी वही चीजें आ गई हैं। याद आ गया सब कुछ? यस सर। रिवाइज हो गया ये वाला? यस सर। चलिए आइए, इस पर भी वो वाला अमेंडमेंट आ गया है, यहाँ पर सेम सा देखिए क्या है, वही चीज कि क्लैरिफाई कर दिया गया है। कैपिटल एसेट्स, सॉरी ये वाला था ऊपर वाले का, यहाँ वाला है ये रहा 43 CA की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कैपिटल गेन, ठीक है। वही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बाकी ये सारी पेमेंट मोड जो हैं वो बता दिए गए हैं इसके लिए, एसडीवी के लिए। कौन से पोर्शन पे आया है, ध्यान आ गया? यस सर। कौन से पोर्शन पे लगने वाला है? देखो 44 AD की कौन सी सेक्शन थी? बड़ी फेमस सेक्शन, प्रिजम्पटिव बेसिस पे हम यहाँ पे क्या देते थे सर? टैक्स देते थे सर, 6% देते थे। किस पर सर? जो हमारे बैंक अकाउंट में आया है, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके हमने सीधा जो रिसिप्ट कमाई है उसका कितना? 6% हम मान लेते थे कि हमारी इनकम है और बकायदा उस पर टैक्स हमें देना पड़ता था प्रिजम्पटिव बेसिस पे, यानी प्रिजम्पशन ले रहे हैं हम कि हमारी जो है, हमारा जो आएगा वो आएगा 6% की इनकम है। जितना भी टर्नओवर है उसका 6% आपको जितना भी टर्नओवर आपका सीधा डायरेक्टली बैंक में आया उसका 6% लेना है, और बाकी का कितना लेना है सर? 8%। 6% 8% से सर नीचे गए तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ जाएगा और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना, सॉरी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ जाएंगे। सर ये वाला पढ़ा था क्या? यस सर पढ़ा था, ठीक है। ये वाली जो सेक्शन अप्लाई होती थी, ये सेक्शन अप्लाई होती थी कब सर? 2 करोड़ से नीचे का जब है। और किन लोगों के लिए था सर? ये रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट एचयूएफ एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी के लिए था। इन्होंने बोला था जो आपको ईसीएस के थ्रू, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अगर आया है, या फिर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, या फिर अकाउंट पे चेक के थ्रू आया है, तो उसका 6% लेना है आपको। और अदर मोड यहां पर भी लिखा हुआ था एक अदर मोड, तो वहां पर भी रेलिवेंट सेक्शन आ गया, रेलिवेंट जो सर्कुलर जो आ गया इसके कि अदर मोड मतलब क्या? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर आ गई हैं। पता लग गया कहाँ पर ये अमेंडमेंट हुआ? यस सर। चलिए आगे बढ़ लीजिए। देखिए यहाँ तक आपका पीजीबीपी का सब कुछ खत्म हो गया, यानी पीजीबीपी में कुछ ज्यादा खास है नहीं। 2 चीजें थी अगर मैं समअप करूँ तो, एक तो डेप्रिसिएशन रेट, दूसरा ये जो है क्या नाम है कि जहां पे अदर प्रेस्क्राइब मोड लिखा था वहां पर ये वाली अमेंडमेंट आ गई है। कैपिटल गेन का भी मैं आपको अमेंडमेंट यही बातों में करा चुका हूं। देखिए कैपिटल गेन में 2 चीजें थी, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ने स्टैट्यूटरी अपडेट्स में निकाला है वो ये वाली टेबल दे दी है, जो कॉस्ट टेबल दी है। कॉस्ट टेबल में 1920 का जो यहाँ पर दिया था 289 था, ठीक है, 289, जो कि हमने सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे किए हैं, जो कि हमारा कुछ अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने दे रखा था स्टैट्यूटरी अपडेट में, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। सर ये वाले नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे, मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 50C जो मैंने अभी बताया, सेक्शन 50C, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज कर ली है,
सॉरी बेच दी है, किसमें सर, बिलो एसडीवी, तो हमें 50C लग जाता था। और वहाँ पर क्या चीज़ बोला था, वही जो कि सर एसडीवी कौन सी वाली लेनी है, सर एसडीवी कौन सी वाली लेनी है, एग्रीमेंट के डेट की या फिर रजिस्ट्रेशन के डेट की। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एडवांस में अदर देन कैश आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो अदरवाइज है वो वाला आ गया यहाँ पे, क्या चीज़, ये मूड है, ठीक है। यस सर, ये वाला सारे क्वेश्चंस वही हैं। अगर जिसको देखना होगा तो देख लेना, नहीं देखना होगा तो जिन्होंने पढ़ लिया तो उनके लिए वेल एंड गुड है। जो मैंने एग्जांपल दिया है वही है ये सारा एग्जांपल, ठीक है। यस सर, चलिए अदर सोर्स में एक बेहतरीन वाली जो अमेंडमेंट है ये आ सकता है। मुझे लगता है यहाँ से शायद आपको कुछ पूछ ले, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं वो लोग। हुआ क्या अदर सोर्स में, हुआ क्या समझो। ये वाली एक सेक्शन आपने पढ़ी थी, कौन सी सेक्शन थी सर, गिफ्ट की। अदर सोर्स में जो गिफ्ट था उसमें सेक्शन में आपने पढ़ा था क्या, यस सर गिफ्ट पढ़ा था। सर एक बार याद करा दो कि था क्या ये गिफ्ट में। ये जो मैंने अभी भी पढ़ाया था 56(2)(10), जो कि मैंने रिवाइज करवा दिया है आपको। 56(2)(10), 56(2)(10) में बोलता था कि अगर किसी से आपको कुछ मिलता है, क्या मिलता है सर, मनी मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, विदाउट एनी कंसिडरेशन। 50,000 से ज्यादा का है तो 50,000 तक है तो एग्जेम्पशन आ जाएगा, 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स में आपको। अगर आपको मूवेबल एसेट्स मिला है, सर मूवेबल एसेट्स बोले तो जेपी दास बस करो यानी कि ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी चीजें, सिक्योर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें अगर आपको मिलती है विदाउट कंसिडरेशन मिलती है 50,000 तक की, उसकी अगर फेयर मार्केट वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा है तो वो अदर सोर्स में आपको टैक्स करनी पड़ जाएगी, ठीक है। यस सर। सर अगर इसमें इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है तो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन मतलब हो गया कि फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे पर आपने खरीदा, आपको कुछ चीज मिल गई। यहाँ पर रिसीवर की बात हो रही है, जिसको मिला है 56(2)(10) हमेशा लगता है किस पे, रिसीवर पे। जिसको मिला है उसने इनएडिक्वेट कंसीडरेशन दिया है बोले तो सर फेयर मार्केट वैल्यू से लेस दिया है, यानी कि कम दिया है। कितना कम दिया है सर, 50, जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा का है तो उन पर जो डिफरेंस है उसको टैक्स कर दिया जाएगा अदर सोर्स में। कि सर क्या यहाँ पर अमेंडमेंट आई है, नहीं सर यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं आई है, यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं है। जो इसका तीसरा पोर्शन था ना, देखो मनी हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में हो गया, गिफ्ट बोल के टैक्स कर दिया इसको, ठीक है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो तीसरा क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, यहां पर कुछ चीज आई है। यहां पर क्या बोला गया सर, यहां पर हमें बताया गया था कि ईच इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम सेपरेटली कंसीडर करेंगे। उन्होंने बोला कि अगर विदाउट कंसीडरेशन था, पहले वाले सेक्शन में क्या था, यही था सर, अगर आपने विदाउट कंसीडरेशन अगर कोई चीज परचेज की है, मतलब मिल गया मेरे को, ठीक है, और उसकी जो एसडीवी है, यानी कि एसडीवी बोले तो स्टैम्प ड्यूटी वाली 50,000 रुपए से ज्यादा की है तो वो चीज जो है अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगी, ठीक है। उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो उसको टैक्स कर दिया जाएगा, किसमें सर, अदर सोर्स में। अगर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है, यानी कि जितना एसडीवी से नीचे में परचेज किया है, और दो कंडीशन आपको यहां पे सेटिस्फाई करनी, जो अभी अभी मैंने फिलहाल बताई है ऊपर। कौन सी दो कंडीशन सर, जो एसडीवी से नीचे पे हुआ है लेकिन जो डिफरेंस है दोनों का 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, और जो डिफरेंस है वो 5% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा होना चाहिए, 5% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से वो ज्यादा होना चाहिए वो डिफरेंस। अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो 56(2)(10) लग जाएगा सामने वाले को, अगर वो उसके हाथ में क्या है सर, कैपिटल एसेट्स है, ठीक है। ये चीज हो जाती है, कैपिटल एसेट्स है, इनएडिक्वेट, उसको गिफ्ट बोलकर उसके हाथ में हम टैक्स कर देते थे। यस सर, गिफ्ट बोलकर टैक्स करते थे। सर यहां पर आई क्या अमेंडमेंट, नहीं सर यहां पर भी नहीं आई। एक एग्जेम्पशन थी यहां पर, क्या चीज थी, बोला गया था कि अदर देन, अगर गिफ्ट मिलता है किसी RMW और ICD, यहाँ पे LA चैरिटेबल HET, सर इसका मतलब क्या था सर, किसी रिलेटिव को यहाँ पे मिला था, किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिला था विदाउट कंसीडरेशन, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, सर यहाँ पर गिफ्ट वाले प्रोविजन नहीं लगेगा, ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ भी हमारा टैक्स नहीं होगा अदर सोर्स में। सर मैरिज पे मिला था, सर विल पर मिला था, सर इनहेरिटेंस से मिला था, या फिर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में मिला था हमको, ठीक है, कुछ यानी कि वसीयत में कोई मरने वाला है उसने लिख के दे दिया, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में हमको मिला था वो चीज, ठीक है, या फिर लोकल अथॉरिटी ने दिया था, या चैरिटेबल हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या फिर हमारा ट्रस्ट वगैरह ने हमें दिया था। तो इन केसेस में हमें 56(2)(10) नहीं लगा करता था, जो रेसिपिएंट था उसको 56(2)(10) नहीं लगा कर सकता, नथिंग वुड बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहां पर एक और चीज ऐड की गई, यहां पर एक और चीज ऐड की गई, जो अमेंडमेंट आई है वो यहां पर आई है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से एक चीज बताई गई। क्या बताई गई सर, देखिए हुआ क्या,
दिल्ली भाई, अब दिल्ली किसकी है सर? दिल वालों की दिल्ली है, ठीक है। दिल तो पर है ही नहीं किसी के पास, लेकिन यहाँ पर जब से केजरीवाल सर आए हैं हर किसी के पास माहौल बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। माहौल बहुत अच्छा हो गया है बोले तो, यानी कि जब इलेक्शन आने वाले थे उन्होंने एक चीज की कही थी, जो जिसका रट्टा उन्होंने मारा था, जिसको इलेक्शन के लिए उन्होंने यूज किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने देशवासी सॉरी दिल्ली वासियों के लिए, मैं अपने दिल्ली वासियों, मेरे भाई बहन हैं ये लोग, मैं इनके लिए जो अनऑथोराइज कॉलोनी है, जो बाहर से आके बस गए हैं, ठीक है, कोई आज सारे दिल्ली में ऐसे एरिया हैं जिनको ऑथोराइज नहीं किया गया, लीगल नहीं किया गया है, वो जिनको बोलते हैं अनऑथोराइज एरिया, वहां पर उन्होंने घर ले रखे हैं। यानी कि जो घर ले रखे हैं वो पावर ऑफ टर्नी पर ले रखे हैं, सेल डीड के बेसिस पे ले रखे हैं, ओनरशिप ले रखी है, ठीक है। तो ऐसे ही कई एक कॉलोनी बन जाती है, और कॉलोनी बन जाती है तो वो अनऑथोराइज रहती है, लेकिन उसको क्या अप्रूवल नहीं मिलता। तो वो कहता है मैं यहां पर पक्के मकान दे दूंगा। पक्के मकान से मतलब है कि यहां पर मैं पक्की रजिस्ट्री करवा दूंगा इसको, यानी कि इन जो आपके पास जो अनऑथोराइज जगह है मैं उसको ऑथोराइज घर में बदल दूंगा। ऑथोराइज घर को मैं अनऑथोराइज घर को मैं ऑथोराइज घर में बदल दूंगा, आपके लिए मैं उसकी रजिस्ट्री कर डालूंगा, ठीक है। सेंट्रल से परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि चलो हम ये ऐसा करेंगे। दिल्ली में जब यहाँ पर इलेक्शन थे तो केजरीवाल सर बोले कि चलो ठीक है, मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे दिल, आप बस परमिशन दो, मैं यहाँ पे करने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या समझो, मिस्टर एक्स था यहां पर और मिस्टर यहां पर था वाई, जिसने घर परचेज किया रहा था, ठीक है। अब जब जिसने घर परचेज किया गया था तो इसकी जो वैल्यू थी वो थी 5 लाख रुपए, ठीक है। मान लो कोई किसी एक इसके पास एक घर किसने खरीदा था जो कि है 5 लाख रुपए का, सॉरी 2 लाख रुपए का इसने खरीदा था, मान लो जो सेम एग्जांपल ले लो, 2 लाख रुपए का इसने खरीदा था। लेकिन जब रजिस्ट्री के वक्त हमने उस वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन के हिसाब से एसडीवी जो बनाई गई, एसडीवी जो रजिस्टर की गई उसकी, वो रजिस्टर की गई उसकी सर 5 लाख रुपए। तो अब बताओ, बोलो बोलो, ये जो बंदा था इसको क्या 56(2)(10) में, बोलो बोलो 56(2)(10) में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? सर पहले नोटिस आ गए थे कुछ लोगों के पास, तो लोग क्या कह रहे हैं कि हाय हल्ला कर दिया उन्होंने, बोला यार पैसे तो है ही नहीं, अब जब आप रजिस्ट्री कर डालोगे तो हमें रजिस्ट्री के पैसे भी देने पड़ेंगे, और आप कहोगे कि ये तो बिलो किसमें है, ये जो है ये बिलो एसडीबी की प्रॉपर्टी थी। ये जो प्रॉपर्टी है आपने जो एसडीबी तय कर डाली उस वक्त तो अनऑथराइज थी, हमने इतने में खरीदी थी। सर आप जो कह रहे हो कि वो इतने में है, ठीक है, या फिर अभी वो किसके बेसिस पे? सर सेल डीड वगैरह ये सब चीजें जब वो रजिस्ट्री करने जाएंगे उसकी, तब उनको पता लगेगा, तो उनको क्या करेगा, वो नोटिस भेज देगा। सर वो कहेगा 56(2)(10) में आपको क्या देना पड़ेगा? सर जो डिफरेंस है ना यहाँ पे 3 लाख पर आपको 30% प्लस HEC, मिनिमम तो इतना ही लगेगा 30%, यानी कि अगर 10 लाख से ऊपर चला गया तो यस सर, तो 10 लाख से अगर सामने वाले की इनकम ज्यादा है तो उसका इतना 30% लगेगा, यानी अदर सोर्स में उसका 3 लाख रुपए टैक्स हो जाएगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, क्या करें? तो उन्होंने एक अमेंडमेंट निकाली, उन्होंने बोला सुनो, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए ये अमेंडमेंट है। किसके लिए है सर? दिल्ली वासी। अगर ये कहीं सूरत में है या फिर कहीं अहमदाबाद में है, ठीक है, या फिर कहाँ गुजरात में है, कोई ना अनऑथराइज जो प्रॉपर्टी है वो ऑथराइज हो गई है और उस पर सामने वाले को 56(2)(10) लगेगा वहां पर, यहां पर इस केस में नहीं लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके? सर प्रॉपरली दिल्ली वासियों के लिए है। ये दिल्ली वासियों में बोला गया कि अगर कोई भी चीज जो अनऑथराइज कॉलोनी जो है वो क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली पास हो गई है काफी कॉलोनी दिल्ली में, ठीक है, तो जो जिनका भी अनऑथराइज जो यहाँ पे घर थे वो ऑथराइज हो गए हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनी को हमने ऑथराइजेशन दे दी है उस पर सामने वाले पर 56(2)(10) नहीं लगेगा। बस ये अमेंडमेंट थी, देखिए आ जाओ पढ़ ले। सर ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन अगर दिल्ली में 2 तरीके से घुमा सकता है, यहाँ पे आपको बोल सकता है कि सर एक बंदा जो है वो दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली का रहने वाला है और उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी और वो अनऑथराइज थी और वो अनऑथराइज का ऑथराइज मिल और केजरीवाल सरकार ने उसको ऑथराइज कर दिया। जब ऑथराइज कर दिया तो सर वो जो है वो एसडीबी से कम पर है, ठीक है, ये सारी कंडीशन आ जाएगी। जब कंडीशन आ जाएगी तो क्या है वहां पर 56(2)(10) लगने वाला है, 56(2)(10) लगने वाला है, या फिर ये बोल देगा कि एओ ने, असेसिंग ऑफिसर ने उसका 56(2)(10) पे ये वाला सेक्शन सामने वाले पे लगा दिया जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, और ये बोला कि तुमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो एसडीवी से नीचे पर खरीदी है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये 56(2)(10) लगा रहा हूँ। क्या ये वैलिड है? सर नहीं सर, वैलिड नहीं है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये सिर्फ क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एक बार देख लीजिए, देखिए क्या आया है अमेंडमेंट, ये रहा देखिए अमेंडमेंट।
मैंने बताया ना एग्जेम्पशन जो मैंने बताया था, रिलेटिव, मैरिज, इनहेरिटेंस, कंटेम्पलेशन, लोकल अथॉरिटी वगैरह ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज में बी प्रेस्क्राइब बाय नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रेस्क्राइब कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रेस्क्राइब दिया? अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज विद वाइड नोटिफिकेशन इंसर्टेड द रूल 11 UAC टू प्रोवाइड दैट, क्या प्रोवाइड किया गया सर? टू प्रोवाइड दैट द provision of section 256(2)10 shall not apply to any immovable property being land or building or both received by resident of an unauthorized colony। रेजिडेंट बंदा होना चाहिए तो ही उसके लिए है, यहां पर नॉन रेजिडेंट बंदा जो है उसके लिए नहीं है। ठीक है, अनऑथराइज कॉलोनी में रहता हो रेजिडेंट बंदा, उसने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर खरीदी हुई है तो उसको 56(2)10 नहीं लगेगा। इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली वालों के लिए है, दिल्ली वाले, दिल्ली दिल वाले की, तो दिल्ली वालों के लिए ये था और किसी के लिए नहीं है। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट रेगुलराइज कर दिया। रेगुलराइज मतलब यहाँ पे रजिस्ट्री कर डालना उनकी। रेगुलराइज द ट्रांजैक्शंस ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसने कर दिया विद द लेटेस्ट, क्या है? पावर ऑफ टर्नी। जो लेटेस्ट पावर ऑफ टर्नी मतलब कि लेटेस्ट बोले तो नई ऐसा कुछ नहीं, लेटेस्ट मतलब जो लास्ट जिसको बेची गई है, जिसके पास है वो पावर ऑफ टर्नी, उसकी बात है। लेटेस्ट पावर ऑफ टर्नी, एग्रीमेंट टू सेल और विल पोजेशन और कोई सा भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे उनका एविडेंस हो रहा है कि वो ओनर है, उनके बेसिस पर उनको दिया, वो रेगुलराइज कर दिया गया है, तो उन पर 56(2)10 नहीं लगेगा। यहाँ पर दो चीजें बता रखी है, ये आप पढ़ भी सकते हैं अपने आप की। अनऑथराइज कॉलोनी क्या होती है भाई? वो वाली कॉलोनी है जिनको अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। रेजिडेंट यहाँ पे मतलब रेजिडेंट बोले तो वो लोग जिन्होंने पोजेशन कर रखा है। यहाँ पे देखो रेजिडेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रेजिडेंट का मतलब हो गया पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड डीड। ठीक है, सेल डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड, यानी कि सेल डीड तो रजिस्टर होती है ना, स्टैम्प वगैरह लगते हैं उस पर। ठीक है, सेल डीड के लिए। ठीक है, लेटेस्ट सेट ऑफ पावर ऑफ टर्नी के बेसिस पर उनको पोजीशन मिल रखा है किसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर दिल्ली में, और अग्रीमेंट टू सेल, विल या फिर विल पोजीशन के थ्रू मिला है उनको, या फिर किसी भी अदर डॉक्यूमेंट के थ्रू मिला है अनऑथराइज कॉलोनी में उनको घर। ठीक है, एंड मतलब लैंड और बिल्डिंग दोनों के लिए ये। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पर क्या लिखा है क्योंकि इसमें कौन इंक्लूड नहीं रहेंगे सर? टेनेंट, लाइसेंसी और परमिसिव यूजर जो है, टेनेंट को नहीं मिलेगा ये वाला राइट। ठीक है, और लाइसेंसी के लिए नहीं है, और उसको रेजिडेंट नहीं। और यहाँ पर किसको बोला गया है? यहाँ पे परमिसिव यूज, जो कि है परमिशन से, किसी परमिशन के तौर पर रह रहा है यहाँ पे, ज्यादा परमानेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उनके लिए नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट इसमें भी आई थी। इसमें बोला गया था कि भाई जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वगैरह जो है, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 56(2)10 है भाई। उसने बोला कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यहाँ पे क्या बोला? यही बोल रहा था ना 56(2)10, वही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की। भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी लेंगे? कि अग्रीमेंट के डेट की लेंगे या फिर उसकी लेंगे? तो वहां पर भी क्या बोला गया कि जो अदर मोड प्रेस्क्राइब कर दिए हैं, कौन कौन सा है सर? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर भी मेंशन कर दी है। मैंने पूरा सेक्शन लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपने जो मेरे जिसने नोट्स ले रखे हैं उनको पहले से पता लग जाएगी कहाँ पे अमेंडमेंट आ रखी है। और आपको भी जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली है वो देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि रेलिवेंस कहाँ है उसका। बस मेरा मकसद यही था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। चलिए सर, डिडक्शन चैप्टर जो था हमारा, यानी कि 6 डिडक्शन 6 चैप्टर 6 से, उसमें भी एक अमेंडमेंट आई है। वही वाली कौन सी है सर? 80JJAA में। यहाँ पे 80JJAA में क्या बोला गया था कि जो न्यू वर्कर रखेंगे, न्यू वर्कर रखोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी सैलरी की। यही था ना, जो सैलरी आप नए वर्कर को पे करोगे। नए वाले कौन से वर्कर थे सर इसमें? नए वाले कौन से वर्कर? मैंने 5 जो पिछले साल के जो लास्ट तारीख में जितने वर्कर थे उसके एडिशन में अगर कोई वर्कर है तो, यानी मान लो पिछले साल के लास्ट डेट में, प्रीवियस ईयर के लास्ट डेट में हमारे पास वर्कर थे 10, और मैंने अभी जो है वो 5 वर्कर को निकाल दिया और 6 वर्कर को रख लिया, तो सिर्फ एक वर्कर को जो एक्स्ट्रा सैलरी जाएगी उसका यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, यहाँ पर डिडक्शन मिलता था सर कितना परसेंट? 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, उसका 30% का मिलता था। जो अगर वो जो एम्प्लॉय है 240 दिन से कम के लिए है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा की थी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर एक और चीज बताई गई थी, जो सैलरी हम एमोल्यूमेंट हम पे कर रहे थे वो अदरवाइज देन कैश होना चाहिए था।
ठीक है, वही चीज़। अब जो पेमेंट जो है, पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है यहाँ पे वो ये वाले ही हैं। ठीक है, यस सर। चलिए, अब मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं आपसे कि टीडीएस के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहा हूं सर? टीडीएस। इसमें जो आया है ना अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट दो सेक्शन हमारी नई आई थी। एक तो है 194M और 194N। 194M और 194N, ये दो सेक्शन जो है वो नई आई थी। इनके बेसिस पर कुछ प्रोसीजरल अमेंडमेंट किए गए हैं। प्रोसीजरल अमेंडमेंट मतलब कि कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे काटना है टैक्स, कैसे डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग में बस ये सारी चीजें आई हैं और कुछ नहीं है। जरा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपके सामने आने जा रहा है, कौन सा है सर? सर 194M। ये क्या बोलता था सर? ये वाली सेक्शन क्या बोलती थी? ये सेक्शन ये बोलती थी, ये देखो, पहले तो ये बात बता दूं, ये न्यूली इंसर्टेड था। कब आया था सर? सर 1 सितंबर 2019 को आया था। सॉरी, यहां पर क्या हुआ? यहां पर बोला गया कि टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय सर्टेन इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्या बोला गया था? कुछ ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ लोग थे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ले रहे थे और कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहे थे, और इंटरेस्ट और कमीशन पे कर रहे थे। ठीक है, कमीशन पे कर रहे थे किसी को, या फिर किसी को प्रोफेशनल फीस पे कर रहे थे। लेकिन वो इन सेक्शन में कवर नहीं हो रहे थे, क्योंकि इन सेक्शन में जो इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर होता है, वो कौन सा वाला इंडिविजुअल और एचयूएफ था? जिनका पिछले साल टैक्स ऑडिट हुआ है। यानी कि पिछले साल जो उनका प्रीवियस ईयर में उनका बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ऊपर गया था, और प्रोफेशन था तो सर 50 लाख से ऊपर गया था, उनको टैक्स ऑडिट पिछले साल में लगा था। तो वो वाले लोग अगर टीडीएस काटेंगे, उनको टीडीएस काटना था, वो इन रेलिवेंट सेक्शन में काटेंगे, जिनका पिछले साल इन इंडिविजुअल और एचयूएफ का। ठीक है, अब होता क्या था कि जब ये इंडिविजुअल और एचयूएफ लोग काटते थे, तो उन्होंने बोला था कि जिनका पिछले साल टैक्स ऑडिट हो रखा है, सिर्फ उन लोगों को ही टीडीएस काटना है। जैसे कि मैं अब बात बताऊं, यहां पर ये आ जाओ इधर। मैंने कहा कि भाई एक बंदा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, जिसने मिस्टर एक्स है, और यहां पर कौन है सर? मिस्टर वाई है। ठीक है, अब मिस्टर एक्स ने सर्विसेज ली है और इसको पेमेंट करनी है, तो सर उस पर टीडीएस काटना है। टीडीएस सर काटना किसको है? सर मिस्टर एक्स को काटना। पेमेंट से पहले वो टीडीएस काटेगा। ठीक है, अब टीडीएस कब काटना है सर? ये जो है, ये बंदा है इंडिविजुअल को टीडीएस कब काटना होता है सर? जब उसका इस कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी कि 194C में इसको टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर इसका टैक्स ऑडिट हुआ रहेगा पिछले साल। लेकिन अगर इसका पिछले साल अगर टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है इस इंडिविजुअल का क्या बोला मैंने? पिछले साल क्या है? टैक्स ऑडिट नहीं हो रखा है, तो ये इंडिविजुअल टैक्स काटता ही नहीं था। और ये जो ट्रांजैक्शन होती थी ना, ये जो ट्रांजैक्शन मान लो इससे हो गई, ये 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, ऐसे ट्रांजैक्शन हो जाती थी। और जिस पर सामने वाला क्या कर रहा था, कोई, अब इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और सामने वाले पर कोई ट्रैक ही नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि ये तो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है ना, ये इससे टीडीएस जमा करवाते थे हम, इससे हमने टीडीएस जमा कराते थे। तो ये कहता था कि भाई मेरा तो पिछले साल मेरा कोई ऑडिट हुआ ही नहीं, मैं तो पेमेंट कर रहा हूँ, मेरा पिछले साल कोई ऑडिट नहीं हुआ, मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। तो गवर्नमेंट के पास इसके पास ट्रैकिंग नहीं आती थी, तो गवर्नमेंट इसको ट्रैक नहीं कर पाती थी। इसके लिए वो लेके आए 194M। उन्होंने बोला कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो यहां पर कवर नहीं हुआ है, 194C में कवर नहीं हुआ है, 194H में कवर नहीं हुआ है, जो कि कमीशन पे कर रहा था अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, और 194J में जो इन्होंने जो पेमेंट करते हैं, जिनको पेमेंट की है, यानी प्रोफेशनल फीस वगैरह, केटरिंग वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड थी। ठीक है, तो इन लोगों को अगर पेमेंट किया है और वो पेमेंट जो है वो 50 लाख से एक्सीड कर रहा है, जो पेमेंट जो है वो पूरे साल में 50 लाख से एक्सीड कर रहा है, 50 लाख से अगर एक्सीड कर रहा है, तो इंडिविजुअल को जो यहां पर कवर नहीं हुआ है 194M में उसको टीडीएस काटना है। सर कितना परसेंट से? सर 5% से टीडीएस काटना है। तो सर अब अमेंडमेंट क्या आया यहाँ पे, देखो क्या बोला। यही चीज आया, याद आ गई सेक्शन? यस सर, याद आ गई।
पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट कमीशन वगैरह ये सब थे। उन्होंने बोला कि यानी कि टैक्स शैल बी डिडक्टेड इफ द एग्रीगेट सम जो है वो क्रेडिटेड एक्सीड करेगा तुम्हारा 50 लाख रुपए से। ठीक है, उन्होंने एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बताया, एक फॉर्म उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई डिडक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द 10। यहां पर क्या इंडिविजुअल को 10 नंबर लेना था क्या? नहीं सर, यहां पर 10 नंबर नहीं लेना था। और एज पर सेक्शन 203A के हिसाब से तो 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। सर फिर डिपॉजिट कैसे होगा? डिपॉजिट कैसे करना? उन्होंने बोला कि ऑनलाइन एक फॉर्म है भैया, ऑनलाइन फॉर्म है, फॉर्म कौन सा है सर? 26 QD। इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है हमारे स्टैट्यूटरी अपडेट्स में। इन्होंने बोला कि एक फॉर्म आएगा 26, एक फॉर्म आ रखा है 26 QD। ऑनलाइन जाओ, फॉर्म जनरेट करो, फॉर्म जनरेट कर लो, कौन सा? 26 QD। और फॉर्म कैसे जनरेट होगा सर? आप अपना पेन नंबर दो और सामने वाले का पेन नंबर लो, उनको वहां पर पेन नंबर लिखो और उसमें यहाँ वाला ये जो फॉर्म 26 QD है इसमें चालान आपको जनरेट हो जाएगा। और चालान जनरेट करने के बाद आप सीधा सीधा टैक्स की पेमेंट वहां पर कर दो। समझ में आ रहा है या नहीं? जो TDS आपने काटा, तो उसी चीज को लेकर यहाँ पे बोला गया। अमेंडमेंट क्लैरिफिकेशन क्या चीज आई है सर? सर क्लैरिफिकेशन आई है, क्लैरिफिकेशन टाइम लिमिट फॉर्म एंड मैनर ऑफ डिपॉजिटिंग दी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194M। सर कुछ सेक्शन में नहीं आया, उन्होंने सिर्फ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बोली है कि कब तक जमा कर देना है, कब और कैसे जमा करना है, वो सारी चीजें बताई गई हैं इसमें। चलो आ जाओ एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें बोला थे उसने। Consequent to insertion of section 194M, CBDT has wide with notification अमेंड करता है रूल कौन सा? 30, 31 एंड 31A को अमेंड कर दिया उसने और स्पेसिफाई किया क्या? द टाइम लिमिट ऑफ डिपॉजिटिंग द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स चलान कम स्टेटमेंट। उसने बोला चलान, क्या बोला इसने? चलान कम स्टेटमेंट। यानी कौन सी चलान कम स्टेटमेंट? 26 QD की बात कर रहा है वो। ये चलान कम स्टेटमेंट है, यानी कि जो बोला कि जो स्टेटमेंट आप भरोगे यानी कि रिटर्न, ठीक है। चलान कम स्टेटमेंट एंड सर्टिफिकेट के बारे में बात करता है कि सर्टिफिकेट कैसे इशू करना है। उसने बोला कि रूल नंबर 32C जो है वो क्या किस बारे में बात करता है? टाइम लिमिट। कितना टाइम लिमिट? यानी कि वैसे ऑल्दो हम जो TDS काटते हैं तो जिस महीने में काटते हैं उसके महीने के अगले दिन, उस महीने के एंड होने के 7 दिन के अंदर अंदर हमें TDS जमा कर देना, यानी 7वीं तारीख हमारी लास्ट ड्यू डेट हो जाती है। यहां पर बोला गया कि 194M के अंदर अगर कोई TDS काटा होगा 30 दिन देते हैं हम आपको। कितने दिन दे रहे हैं सर? विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन वाज मेड। जिस वक्त डिडक्शन किया है उसके एंड से, उस मंथ के अंत से 30 दिन। तो ये वाली जो डेट है ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट डेट है। और ये जो फॉर्म है, फॉर्म 26 QD जो है वो 194M के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, इसमें आपको जमा कर देना है। आगे क्या बोला उसने बोला कि रूल 36C क्या बोलता है? मैनर, कैसे डिपॉजिट करें सर उसने बोला कि जो वेयर द टैक्स डिडक्टेड इज टू बी डिपॉजिटेड अकंपनीड बाय, क्या चीज बोला उसने? चलान कम स्टेटमेंट जो आपको देनी है। फॉर्म नंबर कितना है सर? 26 QD। ठीक है, वही चीज बोला, इलेक्ट्रॉनिकली जमा करना है आपको 30 दिन के अंदर अंदर। किसको रेमिट करना है सर? रेमिट किसको होना है? रेमिट 30 दिन के अंदर अंदर रेमिट कर देना है। ठीक है, किसके बैंक में सर? RBI में कर दो, स्टेट बैंक में कर दो, या ऑथराइज कोई भी बैंक है उसमें जमा कर दो। ठीक है, रूल नंबर निकाला गया क्या? 31(3)C में क्या बोला उसने? बोला कि जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, देखो सर्टिफिकेट क्या बोला था हमने? 2 तरीके के साथ जो TDS काटता है, मैंने क्या बोला था? यहाँ पे देखो नीचे मैंने एक टेबल बना रखी थी, वहां पर मैंने आपको आपके नोट्स में दे रखी थी, टेबल बना रखी थी TDS सर्टिफिकेट की। TDS सर्टिफिकेट के बारे में क्या बोला था? जो TDS काट रहा है, यानी कि मिस्टर X ने काटा हमारे एग्जांपल में, उसको क्या करना है? एक फॉर्म 16 जो आएगा, फॉर्म 16 में उसको सैलरीड वाला बंदा है, सामने वाला अगर सैलरीड बंदा है, मैंने उसका TDS काटा, मैं एम्प्लॉयर हूं, फॉर्म 16 में उसको दे दूंगा। कब दूंगा सर? 31 मई ऑफ दी, कब? नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर की जो 31 मई तक है वहां तक मेरे को उसको सर्टिफिकेट दे देना है कि मैंने तेरा TDS काट लिया और जमा कर दिया है। ठीक है, और दूसरा अदर थे, एम्प्लॉय को छोड़ के अदर थे, तो फॉर्म 16A होता था उनके लिए, और जो कि देना पड़ता था कब? 15 डेज फ्रॉम दी सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता था काटने वाले को, डिडक्टी को देना पड़ता था सर 15 डेज फ्रॉम दी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न। जब क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर देते तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर सामने वाले को क्या देना था? बोलो क्या देना पड़ता था सर? सर्टिफिकेट देना पड़ता था सर। 194M यानी कि फॉर्म नंबर 16D, इन्होंने क्या निकाला? फॉर्म 16D निकाला इसके लिए, और कहा कि 15 दिन फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्या था हमारा?
चालान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म 26 QD। फॉर्म 26 QD को अपना भरने का ड्यू डेट क्या है सर? जिस महीने में डिडक्शन हुआ उसके अंत से 30 डेज के अंदर अंदर, ये वाली जो लास्ट ड्यू डेट हो गई, और इस लास्ट ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर अंदर 15 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है सर? सर्टिफिकेट इशू कर देना है फॉर्म नंबर 16D में। किसको सर? डिडक्टी को, जिसका आपने टैक्स डिडक्ट किया है उसको डिडक्ट करना। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है सर, ठीक है। किसके बारे में बात किया गया यहाँ पे सर? 16D के बारे में बात किया। 15 दिन के अंदर अंदर आप जमा कर दो उस चीज को, ठीक है। यस सर। सर रूल नंबर 31A क्या बोलता है? द टाइम लिमिट एंड मैनर ऑफ सबमिशन। चलान कम स्टेटमेंट को कैसे जमा करना है हमने? उन्होंने बोला कि एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग द टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194M शेल फर्निश टू दी, क्या चीज, किसको फर्निश करेगा? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को, या फिर कोई भी ऐसा ऑथराइज पर्सन जिनको प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स ने ऑथराइज किया है, उस बंदे को आप जाके क्या करो? फर्निश कर दो। क्या चीज सर? स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 26 QD इलेक्ट्रॉनिकली आपको जनरेट दे देना है, प्रोसीजर विद इन 30 डेज में। बस यही एक प्रोसीजरल थी रिक्वायरमेंट। किसमें सर? 194M में। सर क्या क्या हुआ अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो सिर्फ दो चीज़ें हैं यहाँ पर। इसमें बोला है किसके बारे में? एक फॉर्म आ गया है। फॉर्म कौन सा है? फॉर्म है सर 26 QD, जिसको इन्होंने बोला है कि क्या बोला इन्होंने सर? चालान कम स्टेटमेंट आपको भरना पड़ेगा। ये कितना दिन में भरना पड़ेगा सर? 30 डेज में भरना पड़ेगा। कौन से डेट से? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स वाज डिडक्टेड। और सर्टिफिकेट इशू करना है। इसकी जो ड्यू डेट थी, इसकी ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट इशू कर देना है। सर कौन सा फॉर्म था? फॉर्म 16D था। फॉर्म 16D था। इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, 30 दिन ये इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ पर 15 दिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। बस इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट थी, बाकी सबको आपको सेक्शन भी याद आ गया, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आई है हमारी, नेक्स्ट अमेंडमेंट आई है, इसमें भी कुछ प्रोसीजरल चीज़ें ही आई हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ठीक है, अच्छी हैं। देखो क्या बोला गया था इसमें सर? 194N, कुछ याद आ रहा है? 194N हमने पढ़ा था ये, कि अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी या फिर आपका अकाउंट किसी बैंकिंग कंपनी में है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, या फिर इंगेज इन, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन द बैंकिंग बिजनेस, या फिर पोस्ट ऑफिस में आपका बैंक अकाउंट है, और आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ कर लिया, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ कर लिया। अगर 1 करोड़ से कम है तो ये वाली सेक्शन नहीं लगेगी। अगर ये कर लिया तो बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस जहां पर आपका अकाउंट है, उन लोगों को आपका टीडीएस काटना पड़ेगा 2%। वो भी कब सर? एक्सेस कितना? एक्सेस ऑफ 1 करोड़, एनी पर्सन किसी को भी पेमेंट किया तो, ठीक है, एनी पर्सन किसी को भी यहां पर पेमेंट किया तो। और लेकिन ये जो ऊपर वाला था M वाला, ये वाला सिर्फ रेजिडेंट के लिए था, रेजिडेंट के लिए था। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करेंगे तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? नहीं सर, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करें तो इस सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा, ये याद रखना। अच्छा, ये वाली सेक्शन क्या कहती थी? कहती कि 1 करोड़ रुपए से अगर ज्यादा, यानी कि मान लो एसबीआई से एक इंसान ने, मिस्टर एक्स ने 2 करोड़ रुपए निकाल लिए बाहर, मान लो 2 करोड़ 2.5 करोड़ निकाल लिए, तो जो 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा निकाले ना, इस पर जो एसबीआई है वो कितना परसेंट काटेगा सर? 2% काट के गवर्नमेंट को जमा कर देगा, और इसको सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा। यही था? यस सर, सामने वाले को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, एसबीआई को काटना पड़ेगा, और उसने वो कर दिया था। तो यहां पर बोला क्या गया था, यहाँ पे सेक्शन में पढ़ लो एक बार, कि उसने बोला कि एक्सेस पे कटेगा, ठीक है, एक्सेस पे कटेगा। और सर ये क्या बैंक वाइज हमने पढ़ा था? ये बैंक अकाउंट वाइज है, यानी कि मेरा दूसरे बैंक वाइज, दूसरे बैंक में अगर कोई है, एक बैंक में मेरा 1 से ज्यादा अकाउंट है, तो फिर वो सारा का सारा मर्ज कर दिया जाएगा, और 2 करोड़ रुपए की लिमिट सारी की सारी देखी जाएगी। लेकिन दूसरे बैंक है, दूसरे बैंक से मैंने निकाल रखे, दूसरा बैंक मेरा एचडीएफसी में है, तो वहां से मैं 1 करोड़ तक की लिमिट मेरे को वहां पे है। मेरा एक नया अकाउंट है एसबीआई में, तो 1 करोड़ तक की लिमिट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये अलग अलग 1 करोड़ तक की लिमिट है। 1 करोड़ से ज्यादा जब आपने निकाल लिया तो वहां पर क्या होगा? टीडीएस काटना पड़ जाएगा। समझ में आ गया क्या? यस सर। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर होते थे सर, यहाँ पर कुछ लोग होते थे, क्या बोलते थे कि भाई इन लोगों को तो भैया ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन से थे सर? अगर पेमेंट किया 1 करोड़ से ऊपर गवर्नमेंट बॉडी को,
गवर्नमेंट बॉडी को अगर आपने किया है तो आपको टीडीएस, एसबीआई आपको टीडीएस नहीं काटना है। एसबीआई में यहाँ पे अपने एग्जांपल में ले रहा हूँ, बैंक है, ठीक है, इनका अकाउंट है, सिर्फ अकाउंट होल्डर। अगर नॉन अकाउंट होल्डर है तो भैया उस पर ये वाली सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है सर, ठीक है। चलो, या फिर कोई कोऑपरेटिव, ये देखो क्या बोला, एनी बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, उनको बैंक ने बैंक को पेमेंट कर दिया, ठीक है। एसबीआई ने पेमेंट किया किसको, यानी कि एचडीएफसी का अकाउंट था मान लो एसबीआई में, और एसबीआई से उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा का निकाल लिया, तो एसबीआई जो है वो 2% का टीडीएस नहीं काटेगा। किसी भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी के जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, उन्होंने अगर विड्रॉ किया 1 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, तो ये वाली सेक्शन नहीं लगेगी। यहां पर एक और अमेंडमेंट आई, इन्होंने बोला कि देखो, और यहां पर क्या रहता है कि एनी अदर पर्सन प्रेस्क्राइब्ड, जो कोई अदर पर्सन है प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहां पर बकायदा इस चीज को लेते हुए सीरियसली ले लिया गया और इसको बोला गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ लोगों को और नोटिफाई कर दिया है। कौन से नोटिफाइड पर्सन है, आ जाओ मैं यहां पे दिखाता हूं, नीचे आओ, देखो ये लोग हैं कुछ नोटिफाइड पर्सन, कहां गए ये रहे, जिनको टैक्स नहीं लगेगा। ये वाली अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट में क्या बोला, देखो ये अमेंडमेंट है, ये पूरी की पूरी यहाँ पर अमेंडमेंट इन सम, यानी कि क्लैरिफिकेशन दिया गया है, ज्यादा कुछ है नहीं। क्या बोला, देखो कुछ नई सीरीज, कुछ नए लोग लगा दिए गए। उन्होंने बोला कि जो इन लोग, यानी गवर्नमेंट बॉडी को अगर पेमेंट किया जाए, टीडीएस नहीं काटेगा एसबीआई, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग, उन पर नहीं काटेगा, ठीक है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उन पर नहीं काटेगा, एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को बोला, किन लोगों को बोला, ये निकाला गया। देखो सबसे पहले किन को बोला गया कि कुछ नोटिफाई किया गया, यहाँ पे अगर आप पता करोगे तो कुछ नोटिफाई, सबसे पहले नोटिफाई किया गया इन बंदों को। ये क्या बोला, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी, CRAs जिसको बोलते हैं, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी, और फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ व्हाइट लेवल ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो एटीएम में पैसे भरने वाली कंपनीज होती है ना, उनका अकाउंट होता है एसबीआई में। मान लो कि एसबीआई, मैंने अपने एग्जांपल ले रखा है एसबीआई में, और एसबीआई ने एक एजेंसी दे रखी है, किसको, एक कंपनी को एजेंसी दे रखी है। वो क्या करते हैं, उनका अकाउंट यहाँ पर है एसबीआई में, वो कहते हैं कि भाई इस अकाउंट में से पैसा निकालो, और पैसा इसमें से निकालकर क्या करो आप, हमारे एटीएम्स जगह जगह बने हुए हैं, हमारे एटीएम्स बने हुए हैं जगह जगह, जाओ और पैसा इन पैसों को निकालकर यहाँ पर डिपॉजिट कर दो, ठीक है। तो इसके लिए तो कैश निकालना जरूरी है ही। अब कैश निकालना जरूरी है, अब इसका अगर एसबीआई टीडीएस काटने लग जाए, वो कहेगा अरे भाई मेरा थोड़ी काम है, ये तो आपका ही काम है ना, मैं तो आपका काम कर रहा हूं, तो मेरा टीडीएस काय बात के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इनको बोला गया कि व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स, इनको क्या बोला कि तुम पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। क्या बोला, तुम पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी का कोई एक अकाउंट यहां पर है और उसी में से भी आप 1 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ना, आपको इस काम के लिए, जो आप यहां से पैसा निकालोगे, उस काम को करने के लिए आपको ना एक अलग से बैंक अकाउंट यहाँ पे खोलना पड़ेगा। कहाँ पे सर, एसबीआई में एक अलग से बैंक अकाउंट खोल दो, और इसमें इस जो अकाउंट को आप यूज करोगे वो सिर्फ कैश रिप्लेनिशमेंट के लिए यूज करना, और इसमें से अगर 1 करोड़ से ज्यादा निकालते हो तो हम आपको टीडीएस नहीं काटेंगे, आपके लिए मतलब उस पर टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा अकाउंट आपका होगा, उस पर अगर 1 करोड़ से ज्यादा, तो इस पर तो सर अप्लीकेबल करेंगे ही करेंगे। समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर, चलो आ जाओ पढ़ लो। उसने बोला ये लोग जो है मेंटेन करना पड़ेगा इनको सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम विच वो विड्रॉ करेंगे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेनिशिंग कैश इन ऑटोमेटेड, यानी कि एटीएम्स में करेंगे, एटीएम्स ऑपरेटेड बाय सच क्या है, बोलो ये कौन ऑपरेट कर रहे हैं, ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ये कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। तो ऑपरेटेड बाय सच व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स, ठीक है, व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स। हाँ, एक बात आपको और करना है, जब आपने ऐसा किया है तो आपको हर महीने में एसबीआई को एक सर्टिफिकेट इशू करके देना है। हर महीने में एसबीआई को एक सर्टिफिकेट इशू करके दो, ये बताओ उनको कि जितना कैश आपके वहां से निकाला गया था उतना ही आपके एटीएम्स में जमा कर दिया गया है, जितना कैश आपके वहां से डेबिट हुआ था वहीं क्रेडिट हो गया आपके एटीएम्स में। इसका सर्टिफिकेट हर महीने देना पड़ेगा। समझ गए? वही चीज बोला गया है यहाँ पे कि भाई सर्टिफिकेट देना है आपको बैंक को, सर्टिफाइंग दैट दी बैंक से जो निकाला गया पैसा है, बैंक अकाउंट से जो निकाला गया पैसा है, हैव बीन एग्जामिन करना पड़ेगा, और यानी कि अमाउंट बीइंग विथड्रॉन फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट हैज बीन
रिकंसाइल किया गया है विद द अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिटेड इनटू द एटीएम्स ऑफ दीज ऑपरेटर्स। ठीक है, एक तो ये हो गए जो कैश वाले एटीएम जो वगैरह में जो पैसे डालने वाले लोग हो गए, इन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, उनको दो चीज रिक्वायरमेंट क्या बना दी गई, भाई तुम्हें एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा और तुम्हें एक सर्टिफिकेट हर महीने देना पड़ेगा। ठीक है, बस यही सिंपल है चीज। दूसरा क्या बोला गया, दूसरा बोला गया कि जो भी बंदा कमीशन एजेंट और ट्रेड ऑपरेटिंग अंडर दी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो एपीएमसी होती थी ना, एपीएमसी का काम क्या होता था कि भाई किसान लोग थे, किसान लोग खेती करते थे और अपनी अनाज उगाते थे, तो इनके बीच में आते थे कौन, ये जो रजिस्टर्ड था एपीएमसी। ये क्या करते थे कि ये लोग इनका जो माल है वो सही दाम पर किसको बेच के आते थे। पहले प्राइवेट लोग बहुत होते थे जो कि अपना कमीशन बहुत ले लेते थे, तो ये लोग क्या करते हैं, इनका काम है कि इनका प्रोडक्ट सही जगहों सही बायर्स को पद तक पहुंचाना अच्छे दाम पर, और उसका इनको क्या जाता था सर, कमीशन जाता था। इसका इनको कमीशन जाता था। जैसे मैंने बताया था आपको कि कैश में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, देखो कैश में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे कि अब ये क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने के लिए, अब भाई इन लोगों के पास तो बैंक अकाउंट है नहीं, इन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, इनको क्या करना है, पेमेंट करना है, तो एपीएमसी को निकालना पड़ेगा क्या चीज, कैश निकालना पड़ेगा। जब कैश निकालना पड़ेगा तो इन लोगों को बोला कि चलो ठीक है, तुम इन लोगों को पेमेंट करोगे कैश निकाल कर। ठीक है, तुम जब 1 करोड़ रुपए से एपीएमसी का जो बंदा रजिस्टर्ड है, उन बंदे को यानी जो कमीशन ले रहा है, तुम अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालोगे तो तुम पर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, रजिस्टर अंडर द लॉ रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस मार्केट में रजिस्टर्ड है वो चीज। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, हु हैज इंटीमेटेड द बैंक अकाउंट, बैंकिंग कंपनी को उसने इंटीमेशन दे रखी हो। किसकी बात कर रहे हैं सर हम, सर इनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने बैंकिंग कंपनी को इंटीमेशन दे रखी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस को, दैट हिज अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर बता रखा है, थ्रू विच ही विशेस टू विड्रॉ कैश एक्सीडिंग 1 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर अलोंग विद हिज पेन, और पेन नंबर बताएगा और डिटेल्स अब बताएगा अपनी सारी प्रीवियस ईयर में, बोलेगा कि यार सर्टिफाई करेगा बैंक अकाउंट को कि भाई जो मैंने विड्रॉ किया है कैश इन एक्सेस रुपए 1 करोड़ रुपए फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द फार्मर ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंड बैंकिंग कंपनी इंश्योर करेगी कि उसने जो पेन नंबर दिया है, इन्होंने जो पेन नंबर दिया है वो वैलिड है, और बाकी सारी की सारी एविडेंसेस और सारे के सारे रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करेगी। तो समझ में आ गया किन लोगों को बताया गया। ठीक है, इन लोगों को लेकर आए। आगे क्या बोलता है सर, 2 लोग हो गए सर, कौन से, एक तो एटीएम ऑपरेटर्स जो थे वो वाले, उन जो कि कैश निकालने वाले हैं और उनके एटीएम से भरने के लिए। दूसरा क्या चीज है सर, सर दूसरा था यहाँ पर ये जो कमीशन एजेंट वाले। तीसरा क्या चीज है सर, सर तीसरा जो चीज है ना, बड़ा ही शानदार चीज है, उन्होंने बोला कि कुछ ऑथराइज डीलर है हमारे यहाँ पे, फ्रेंचाइजी एजेंट और सब एजेंट हैं, और फुल फ्लेज मनी चेंजर जो होते हैं, जो कि जिनको लाइसेंस मिला हुआ है आरबीआई में। जो आप फॉरेक्स में डील करते हो, क्या आप लोग फॉरेक्स में डील कर सकते हो? ना 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 सर, फॉरेक्स में डीलिंग नहीं कर सकते आप। फॉरेक्स में डीलिंग करने के लिए आपके या तो आप ऑथराइज डीलर होने चाहिए या फिर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए आरबीआई का। तो यानी कि सर जो हम परचेज करते हैं ना, जब हम बाहर जाते हैं, देखो कौन कौन लोग यहाँ पर, कौन कौन लोग आ गए, किनको पेमेंट करनी है, कौन से वाले जो ऑथराइज डीलर है ना, ऑथराइज डीलर लोग पेमेंट कर रहे हैं किनको, किस पर्पस के लिए निकाल रहे हैं, इन लोगों को नहीं लगेगा सर 194N, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा निकालेंगे। ये किस पर्पस के लिए निकाल रहे हैं सर, जो ना बाहर से जो लोग इधर आए हैं, जो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट जो यहाँ पर लोग आएले हैं, यहाँ पर नॉन रेजिडेंट लोग आएले हैं, तो वो क्या करेंगे बोलो, अपना फॉरेक्स देकर हमारी इंडियन करेंसी परचेज करेंगे, ताकि क्योंकि यहाँ पर परचेजिंग घुमा फिरा कर सके। ठीक है, तो जब वो परचेज करेंगे वो लोग, तो किसके पास जाएंगे सर, वो ऑथराइज डीलर के पास जाएंगे। समझ में आ रहा है, यानी कि जब अगर मैं बोलूं यहाँ पर, देखो क्या बोल रहा हूं मैं सर, इंडिया में नॉन रेजिडेंट लोग आएले हैं, जब आएले हैं तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पे ऑथराइज डीलर्स वगैरह बैठेंगे, इससे क्या बोलेंगे, यहाँ पे फॉरेक्स देंगे और क्या ले लेंगे इनसे सर, इंडियन करेंसी लेंगे, खरीदेंगे, यही है, इंडियन करेंसी देंगे, खरीदेंगे। तो इस पर्पस के लिए जो ऑथराइज डीलर है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का निकालता है साल में, किससे, बैंक अकाउंट में से। ठीक है, तो इस पर क्या चीज लागू नहीं होगा सर, 194N लागू नहीं होगा। दूसरा क्या बोला, जो इंडिया के लोग बाहर गएले हैं, तो जब बाहर गएले हैं तो कैसे, बाहर क्या इंडियन करेंसी बापू चलता है क्या, नहीं सर, बापू नहीं चलता। यहाँ पे इंडियन करेंसी, फॉरेक्स करेंसी पे यानी परचेज करेंगे, वो लोग परचेज करेंगे तो क्या चीज होगा बोलो,
फॉरेन करेंसी क्या करेंगे, वो परचेज करेंगे, और परचेज करके फिर जब वो आएंगे इधर, जब वो लोग आएंगे इधर, तो क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ, जो उनके पास रह जाएगा क्या सर, फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन करेंसी अगर जो उनके पास बच गई वो इधर आएंगे, एक्सचेंज करवाएंगे और यहाँ पर इंडियन रुपीस में उसको कन्वर्ट करा लेंगे, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा लेंगे। तो जब वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा लेंगे, उसके लिए इस ऑथराइज डीलर ने 1 करोड़ रुपए निकाले हैं। तो उन लोगों को बोला गया कि भाई अगर आप इस काम के लिए कर रहे हो तो मैं बता रहा हूं कि आप पर नहीं लगेगा, लेकिन इसके अदरवाइज दिन अगर कोई काम करते हो ना, तो फिर मैं आपको 194N लग जाएगा। इसके लिए सर क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो सर, इसके लिए इसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ जरा देखें क्या लिखा गया, देखो यहां पे सच पर्सन शुड मेंटेन द सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम विच विड्रॉल इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ, किसके लिए सर, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए उसने लिया है। ठीक है, और नॉन रेजिडेंट विजिट किया उन्होंने इंडिया में, या फिर जो इंडियन लोग हैं वो रिटर्न कर रहे हैं और उन्होंने कैश में पेमेंट करनी है तो उनके लिए, या फिर किसी डिसबर्समेंट कर रहे हैं, जो दुबई वगैरह चले जाते हैं, जो यूएस वगैरह चले जाते हैं, यहाँ से डॉक्टर बन जाते हैं वहां पर जाके, बट उनकी फैमिली यहीं पे है भैया, उनकी फैमिली यहीं पे रह जाती है। वो कहते हैं भैया नहीं तुम यहाँ पे रहो, मैं वहां पे हूँ, और वहां से मैं पैसा भिजवाऊंगा, क्या भिजवाऊंगा, पैसा। तो वहां से जो पैसा भिजवाते हैं और उसकी डिसबर्समेंट करनी होती है उनकी फैमिली को, तो कैश में अगर वो कर रहे हैं तो उस पर्पस के लिए अगर निकाला गया है तो फिर आप पर ये जो 194 का जो सेक्शन है वो नहीं लगेगा, 194N का जो सेक्शन है नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब एग्जेम्पशन क्या चीज के लिए क्या बोलना है, एग्जेम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स, जो यहाँ पे है अवेलेबल हो जाए, रिक्वायरमेंट डिडक्ट टू, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194N वुड बी अवेलेबल ओनली इफ सर्टिफिकेट इज फर्निश्ड बाय, क्या बोलेगा यहाँ, इससे एग्जेम्पशन तभी मिलेगी तुम्हें जब तुम सर्टिफिकेट जो तुम लोग कौन हो, ऑथराइज डीलर जो है वो सर्टिफिकेट देंगे उनको कि मैंने उसी पर्पस के लिए विड्रॉ किया है जिस पर्पस के लिए मैंने, ये जो मेंशन पर्पस है इनके लिए ही मैंने विड्रॉ किया हुआ है, बस। ठीक है, ऑथराइज डीलर मतलब हो गया कि मीन्स एनी पर्सन हु इज ऑथराइज बाय आरबीआई ने जिसको ऑथराइज किया डीलिंग इन फॉरेक्स में डील करने के लिए उनको ऑथराइज किया गया है। ये वाली अमेंडमेंट समझ में आई, यस सर समझ में आ गई। कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ऊपर क्या लिखा गया, देखो एक और चीज यहाँ पर क्या लिखा गया कि अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कौन से लोग, यहाँ पे पहले नहीं था, अब यहाँ पे आ गया वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर, जिन पर ये चीज नहीं लगेगी। ठीक है, वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन बिजनेस और बैंकिंग। ठीक है, इन लोगों की बात की जा रही है। अब ये समझो यहाँ पर क्या बोला, इन लोगों को इंक्लूड किया गया जिन पर 194N तो लगेगा नहीं, 194N तो लगेगा नहीं। ठीक है, अब इनको एक इंटीमेशन देनी है, देखो क्या बोला, सीबीडीटी हैज विद वाइड नोटिफिकेशन, ये मेंशन किया गया बाय दिस रूल, क्या बोला गया कि प्रोवाइडेड दैट डिडक्टर एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का स्टेटमेंट बना रहा होगा, मतलब क्या यहाँ पर रिटर्न बना रहा, ऊपर जो फॉर्म 26 QD था वो जो स्टेटमेंट कम वो बना रहे थे, तो वो चीज क्या था, चालान के तौर पे था और स्टेटमेंट के तौर पे था। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट जो बना रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न जब भरेगा तो वहां पे फर्निश करना पड़ेगा दी पर्टिकुलर्स किसके, कि भाई जो जिसको क्रेडिट अमाउंट किसको पेमेंट किया, देखो इन लोगों को मैंने पेमेंट किया है, और एसबीआई को बताना पड़ेगा, देखो क्या बताना पड़ेगा कि भाई इन लोगों को मैंने पेमेंट किया। जैसे एसबीआई है तो एसबीआई ने टीडीएस क्यों नहीं काटा, तो एसबीआई क्या करेगा, वो कहेगा कि भैया ये जो लोग थे, कौन से 2 लोग, इन्होंने बोला कि पॉइंट नंबर 3 और 4 में स्पेशली जो है 3 और 4 में कौन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को अगर वो पे कर रहा है या फिर एटीएम जो व्हाइट लेवल एटीएम वाले को पे कर रहा है, तो इन लोगों को अगर पे किया है तो उसको बताना पड़ेगा कि मैंने इन लोगों को पे किया है। ठीक है, और इतना अमाउंट पे किया है और इस पर मैंने टीडीएस नहीं काटा, रिटर्न में बताना पड़ेगा। बस एक ऐड कर दिया गया है कॉलम वहां पर उनको वो इंफॉर्मेशन देनी है, बस और कुछ नहीं है ये। ठीक है, लास्ट चीज यहाँ पे क्या होगी इस सेक्शन से रिलेटेड, ये बोला कि टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन द पेमेंट ऑन और आफ्टर, देखो 1/9/2019 को आई, ये वाली सेक्शन आई कब थी कि पहले नहीं था,
कि एसबीआई को कुछ नहीं काटना था, लेकिन 1/9/2019 को आई। उसने बोला कि 1/9/2019 को आया ना, तो 1/9/2019 के बाद जो पेमेंट्स जो करोगे वो अगर पूरे साल में मिलाकर 1 करोड़ से ऊपर हो गई, यानी कि 1 अप्रैल तक देखा जाएगा। 1 करोड़ की लिमिट जो देखी जाएगी सर वो पूरे 1 अप्रैल से देखी जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या 1 अप्रैल से पहले जो पेमेंट हो गई है, सॉरी इससे 1/9/2019 1 सितंबर से पहले जो पेमेंट हो गई है सर, उस पर क्या टीडीएस काटना है? सर नहीं, उस पर टीडीएस नहीं काटना, उस पर टीडीएस नहीं काटना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लो, देखो कब से इफेक्टिव हुआ ये, 1/9/2019 से ये इफेक्टिव हुआ, ठीक है। तो मान लो कि 1/9/2019 से पहले सर 1/4/2019 इस साल की पेमेंट देखेंगे एग्रीगेट। हमने बोला कि यहां पर मैंने 50 करोड़ रुपए निकालने, सॉरी 50 लाख रुपए निकाले हैं। कितने रुपए, कितने ना 50 लाख रुपीस यहाँ पे निकाले। क्या टीडीएस कटेगा? यस टीडीएस कटेगा अगर एग्रीगेट जो है 1 करोड़ से ऊपर है। क्या एग्रीगेट? मान लो कि यहाँ पे नहीं है कुछ, नहीं मैंने विड्रॉ किया, तो 50 लाख पे कटेगा ना? नहीं कटेगा सर। दूसरा मैंने बोला 50 लाख यहाँ पर मैंने निकाले हैं और यहाँ पर भी मैंने निकाले थे दो, कौन कौन से सर? 50 लाख और 80 लैक्स, ठीक है, ये निकाले थे। 50 लाख 80 लाख यहाँ पर निकाले थे और यहाँ पर निकाला है सर 50 लाख। क्या टीडीएस कटेगा इस पर? यस सर टीडीएस कटेगा, क्योंकि जो बैलेंस हो गया है वो कितना हो गया, जल्दी बताओ। इस अमाउंट को एसबीआई पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटेगी सर। न कितना काटेगी सर? 50 लाख 1 लाख 1 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख रुपए, 1.80 सीआर हो गई, 1.8 सीआर हो गया, ठीक है, 1.8 सीआर हो गया। तो 1.8 सीआर में से जो 80 लाख रुपए हैं, 80 लाख रुपए, इस पर जो टीडीएस कटेगा, देखो इस पर जो टीडीएस कटेगा सर, इस पर टीडीएस कटेगा या फिर सर 50 लाख पे टीडीएस कटेगा? बोलो किस पर टीडीएस कटेगा सर? जो एक्सेस 80 है, 1 करोड़ से एक्सेस पे कटने वाला था, 80 पे कटेगा, 50 पे कटेगा? सर मैं बता दूं यहाँ पर 80 पे बिल्कुल भी नहीं कटेगा, यहाँ पर कटेगा सर 50 पर, क्योंकि ये जो पेमेंट है 50 जो है वो हुई थी कब? इससे पहले की, और जो 30 की पेमेंट रिलेटेड है 1/9/2019 से पहले की। समझ में आ रहा है? हाँ सर अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर पूरा का पूरा 1 करोड़ से मान लो 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पे निकाल चुके थे हम, और यहाँ पर 1/9 के बाद हमने 50 लाख रुपए निकाले, तो पूरे के पूरे 50 लाख पर टीडीएस कटेगा। समझ में आ गया क्या? यस। सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। एक सेकेंड सर, यहाँ पे 1.8 नहीं आया, $180 तो आ गया यहाँ पे बोला 180 हो गया, 1.80 तो हो गया था सर। तो यानी कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपए से तो ज़्यादा का पहले से निकाल लिया था, तो 50 लाख पूरा का पूरा रिलेटेड तो इससे ही है। अच्छा 50 जो हमारा आया है वो यहीं पे आया है, ठीक है। तो कितने पर सर टीडीएस काटना? सर 50 पे ही टीडीएस पूरा का पूरा काटना है सर। हाँ तो वही तो बताया था मैंने, ठीक है, 80 पे नहीं 50 पे कटेगा, ठीक है। 50 से रिलेटेड है तो 50 पे कट जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पर है सर 50,192,019 सर। यहाँ पर जो है वो 50 लाख रुपए निकाले हैं, यहाँ पर जो निकाले हैं वो 30 लाख रुपए निकाले हैं, 80 लाख रुपए निकाले हैं, यहाँ पे निकाल लिए 50 लाख रुपए। तो टोटल हो जाता है सर 1 लाख, पूरा प्रीवियस ईयर में सर 1 करोड़ 30 लाख रुपए, 1 करोड़ 30 लाख रुपए आ जाता है। तो 1 करोड़ 30 लाख में से कितने पर सर टीडीएस कटेगा? सर 30 पर टीडीएस कटेगा। तो 30 पर यानी 50 में से कितने पे कटेगा सर? 30 लाख पर टीडीएस कटेगा, 2% के हिसाब से एसबीआई काटेगा और जमा कर देगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई है। यस सर समझ में आ गई है। देखो क्या चीज़ लिखा है वहाँ पे, TDS shall be deducted on the payment on or after 1/9/2019 बट थ्रेशोल्ड जो है 1 करोड़ की जो shall be counted from 1/4/2019 से काउंट होगी, ठीक है। सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया कि भाई 194N में एन जो है वो इफेक्टिव है कहाँ से? एक से यहाँ से लेके, तो जो विड्रॉ होगा इसके बाद उसी पर लगेगा। हाउएवर सिंस जो थ्रेशोल्ड लिमिट हम देखेंगे वो कैलकुलेशन की कैसे देखेंगे कि भाई जो
1/4/2019 से पूरा का पूरा लिया जाएगा। हैंस इन्होंने बोला कि अगर पर्सन ने ऑलरेडी 1 करोड़ से ज़्यादा निकाल लिया है 30 अगस्त तक, जो मैंने एग्जांपल में बता दिया, तो पूरे के पूरे पर, पूरे अमाउंट पर कितना कटेगा सर? 2% का TDS कटेगा कैश विड्रॉल पर। समझ में आ गया? यस सर। सर एक छोटी सी चीज़ एक नीचे रह गई है, ये भी अमेंडमेंट में थी, ये नहीं भी लिखते तो भी चलता है। यानी कि ये बोला गया है कि क्रेडिट सामने वाले को मिलेगा। यानी कि SBI ने जो क्रेडिट काटा है, SBI ने जो यहाँ पे TDS काटा है, इसका क्रेडिट किसको मिलेगा सर? जिस पर्सन ने वो विड्रॉ किया था और जिसका TDS काटा गया है। सर ये तो ये नहीं भी लिखते तो भी पता लग जाता है, बट इन्होंने एक नई सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दी, नई रूल बना दिया, यानी सब रूल बनाया 3A और रूल 37BA में। इसने बोला कि 194N में जो भी TDS काटा जाएगा उसका सामने वाले को क्या मिलेगा सर? क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया है। चलिए सर, ये वाला हमारा दोनों का दोनों TDS वगैरह भी पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, अब आगे मैं बात बता दूँ। चलो TDS वाले में, इस वाले में क्या क्या चीज़ है एक बार मैं सम अप कर दूँ तो बोलो क्या क्या चीज़ था? 194N में था कि भाई कि अगर 1 करोड़ ने बनी, 2019 से इफेक्टिव है, बट 1 करोड़ की लिमिट चेक करने के लिए पूरा का पूरा 1 अप्रैल से काउंट किया जाएगा 1 करोड़ की लिमिट, बस यही है। और उससे और 1 करोड़ से ऊपर जितना भी होगा टैक्स लग जाएगा, लेकिन उससे पहले जो पेमेंट की होगी 31 अगस्त तक जो पेमेंट करती है उस पर TDS नहीं कटेगा सर। इन्होंने 3 चीज़ को बोला गया था, कौन कौन सा था? ऑटोमेटेड टेलर मशीन वाले लोग, एक तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और ऑथराइज डीलर, उन लोगों पर ये TDS की जो लाइबिलिटी वो नहीं आएगी। उन लोगों के लिए TDS की लाइबिलिटी SBI पर, बैंकिंग कंपनीज पर नहीं आएगी। चलिए सर, खत्म हो गया, ये लास्ट है हमारा। ठीक है, लास्ट में एक बेहतरीन चीज़ है, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, देखिए इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है ये क्या बोला गया है। नॉर्मल है, प्रोसीजरल चीज़ें हैं। देखो होता क्या है, हुआ ये कि भाई कितने करोड़ों की आबादी है हमारे देश में, इतने करोड़ की आबादी है, बट पैन नंबर लोग नहीं है। आधार तो है, क्योंकि आधार पर जैसे मोदी गवर्नमेंट जब आया, देखो जब मोदी गवर्नमेंट आया उसने प्रमोट किया बड़े तगड़े तरीके से आधार को, कि आधार को अपने बैंक से लिंक कर दो, आधार को अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर दो, आधार को ऐसा कर दो, आधार को वैसा कर दो, अगर आपने ऐसा किया तो हम ये बेनिफिट वो बेनिफिट ऐसे बेनिफिट आपको देंगे, वरना नहीं देंगे। आधार को उसने प्रमोट करना चालू कर दिया। ठीक है, तब तक तो वो क्या था कि बोला कि तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। एक चीज क्या बोला उसने, बोला कि तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, अगर तुम आधार लेते हो वो तुम्हारे लिए ऑप्शनल रहेगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाला गया था, एक प्रोवाइजो निकाला था, उसने बोला था कि इस प्रोविजन के हिसाब से इनकम टैक्स यानी कि जब रिटर्न फाइलिंग करोगे तो उसके लिए भैया पैन नंबर तो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, पैन नंबर तो होना ही चाहिए सर, इनकम टैक्स अगर भरेंगे तो पैन नंबर तो होना चाहिए ना। आधार कार्ड ले रहे थे, पैन नंबर नहीं ले रहे थे लोग, आधार कार्ड ले रहे थे और पैन नंबर नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जिसके पास आधार कार्ड है ना, एक बात सुनो हमारी, पहले क्या होता था कि तुम पहले अप्लाई करो आधार के, अब उन्होंने बोल दिया कि भाई इंटरचेंजेबल ही हो सकता है। यानी कि जहां पर तुम्हें आधार पैन नंबर लिखा गया है और तुम्हारे पास पैन नंबर नहीं है, तुम अपना आधार नंबर डाल दो, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो पैन नंबर, जो डिपार्टमेंट कह रहा है कि तुम्हें पैन नंबर मांगा गया, तुम्हारे पास पैन नंबर नहीं है, जो स्टेटमेंट तुम्हें देना है पैन नंबर नहीं है, आधार नंबर, कोई नहीं, आधार नंबर डाल दो आप। पहले क्या था कि ऐसे पेन नंबर ही डालना था तो वो चीजें उनके पकड़ में आती नहीं थी, उन्होंने बोला आधार नंबर डाल दो। अब वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सिस्टम ट्रैक करेगा कि इसके नाम पर क्या कोई पेन नंबर है, अगर पेन नंबर है तो ओके कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो वो अलॉट कर देगा, मान लिया जाएगा। यहां पर पहले अलग से हमें फॉर्म भरना पड़ता था, अलग से हमें डिटेल डॉक्यूमेंट जमा करनी पड़ती थी, किसके लिए सर? पेन के लिए। अभी भी कर सकते हैं, वो वाला सेक्शन जो है अभी भी है। लेकिन अब यहां पर क्या बोला गया, अगर आपके पास पेन, अगर आपको कहीं पर भी आधार नंबर पैन नंबर कोड करना है और आपके पास पैन नंबर नहीं है बट आपके पास आधार है, तो आप क्या करो, आधार नंबर को वहां पर मेंशन कर दो। मेंशन करते ही आपका क्या होगा कि ये मान लिया, अगर आपके पास आधार नहीं है, सॉरी पैन नंबर नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने एप्लीकेशन दे डाली है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने एप्लीकेशन दे दी है। किस चीज के लिए सर? मेरा पेन बनाने के लिए। तो और आपका पेन जो है वो अब आ जाएगा, यानी कि 5 मिनट में अब पेन आ सकता है। उन्होंने बोला कि अगर आपका नंबर जो है वो रजिस्टर्ड है, किससे? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लो और सीधा वेबसाइट पे जाओ और 5 मिनट में आपका क्या निकल के आ जाएगा,
पेन नंबर निकल कर आ जाएगा। यानी कि जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर दो चीजें बात कर रहा हूं, एक तो बात कर रहा हूं इंटरचेंजेबली हम लिख सकते हैं, उस चीज का प्रोविजन लाया गया कि ये मान लिया जाएगा। यानी कि अब देख लो, समझ में आ रहा है डिपार्टमेंट ने क्या किया कि ऐसे तो ये लोग ले नहीं रहे, हम क्या करते हैं कि इनके पास आधार है, बेनिफिट लेने के लिए आधार तो ले रहे हैं, पेन नहीं ले रहे हैं, तो क्या करो कि जहां पर मैंने बोला कि पेन लिखना है वहां पर आप आधार लिख दो अपना। अगर आपने आधार लिख दिया है वहां पे तो गवर्नमेंट आपको ऑटोमेटिकली पेन नंबर दे डालेगी, और जैसे ही आपने पेन नंबर दे दी तो वेलकम टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके पास उनका डेटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बेहतरीन चालाकी की है ये, और ये चीज अमेंडमेंट करके ये चीज निकाली गई है। अच्छा, आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या करनी है? रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको अपना जो आधार है और पेन है इन दोनों को लिंक कराना पड़ेगा, यानी कि इंटीमेशन देनी पड़ेगी। किसको? अपने आधार नंबर की इंटीमेशन आपको वेबसाइट की, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके उससे लिंक कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी हो चुका है। और हाँ, ऐसा भी बोला गया कि अगर आपने ये चीज नहीं की तो ये जो आप पेन नंबर पकड़ के घूम रहे हैं वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। एक बात समझो, अब इन्होंने क्या बोला, तो बस यही चीज थी, और इन्होंने एक डेट निकाल रखी थी इस लिंकेज करने के लिए। ये डेट की आप जो अपना आधार नंबर है वो गवर्नमेंट जो वो अथॉरिटी को बताओगे, ठीक है, और वो इंटीमेशन देने की जो लास्ट डेट थी वो थी 30th, वो थी आपकी ये 31 मार्च 2020। अब इसको एक्सटेंड करके लिमिट ले गए हैं 31, लास्ट डेट कौन सी हो गई है? 03/2021। ये वाला जो है ये अमेंडमेंट आया है इस चीज़ के लिए, 21 के लिए इसको लास्ट डेट बना दी गई है। सब कुछ पढ़ लिया है, आ जाओ एक बार देख लेते हैं क्या अमेंडमेंट हुआ। देखो ये अमेंडेड सेक्शन थी, हमने यहाँ पे देखोगे तो 16वें नंबर पे मैंने ये कोट कर रखा है कि कोटिंग दी आधार नंबर ये अमेंडमेंट था। एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार जो आधार के लिए एलिजिबल है, यानी कि यहाँ का रेजिडेंट है, आधार के लिए एलिजिबल है, बट शेल कोट आधार नंबर उसको कोट करना पड़ेगा इन दी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पेन कार्ड की एप्लीकेशन के लिए आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा, और रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। अब सर बात आ जाती है कि आधार नंबर है या नहीं उन लोगों के लिए। देखो नोट में क्या लिखा, उन्होंने बोला कि वेयर द पर्सन डज नॉट पोसेस द आधार नंबर अगर उनके पास नहीं है तो जो अब आधार के लिए एप्लीकेशन दोगे उसका जो एनरोलमेंट आईडी होगा ना उसको दे दो आप, पेन नंबर अप्लाई करने के लिए उसको दे दो, ठीक है। अब देखो क्या होता था कि पेन नंबर अप्लाई करने के लिए आधार नंबर चाहिए, समझ में आ रहा है? आधार नंबर चाहिए, आधार तो ले लेते थे, पेन को अप्लाई नहीं करते थे, ठीक है। अब क्या बोला कि जहां पर पेन बोला है ना, जहां पर पहले यही था कि पेन नंबर के लिए पेन को अप्लाई करना, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, समझना, पेन को अप्लाई करने के लिए आधार नंबर चाहिए। अब आधार नंबर नहीं है तो आधार नंबर को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा पहले, यानी पहले आपको आधार चाहिए था फिर पेन। अब आधार नंबर है, पेन नहीं है, पेन लेता ही नहीं कोई, पेन ले ही नहीं रहा कोई, ठीक है। तो यानी कि अब क्या बोला कि जहां जहां पेन की जरूरत है और आपके पास पेन नहीं है बट आधार नंबर है तो आपको वो चीज मेंशन कर देनी है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या बोला, एवरी पर्सन हु हैज अलॉटेड अ पेन बिफोर 1/7/2017 1/7/2017 से पहले अगर आपके पास क्या है, पेन नंबर इशू हो चुका है तो एलिजिबल टू ऑब्टेन दी आधार, और जो उसके पास एलिजिबल है, आधार के लिए भी एलिजिबल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, शैल इंटीमेट दी आधार, अपना आधार नंबर इंटीमेट करना पड़ेगा अथॉरिटी को ऑन और बिफोर दी स्पेसिफाइड डेट। कौन सी स्पेसिफाइड डेट? लिंक कराना पड़ेगा। स्पेसिफाइड डेट थी भैया 31/3/2020, जिसको अब अमेंडमेंट करके वो चीज बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2019। वैसे ये इससे पहले भी थी, ये अमेंडमेंट होकर फर्दर अमेंडमेंट हुआ, फिर फर्दर अमेंडमेंट होकर फिर से दोबारा एक्सटेंड कर दिया, कोरोना काल आ गया, इसीलिए 31 मार्च 2021 को लास्ट डेट है। आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा आधार का, ठीक है। जिसके पास पेन नंबर है उसको 1/7/2017 से पहले जिनको अलॉट हो चुका है उनको इंटीमेट करना है। अच्छा, नाउ लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग दी आधार कितना है? 31/3/2021 है, ठीक है। इफ फेलियर टू इंटीमेट दी आधार, अगर आधार आपने नहीं दिया तो आपका जो है वो इनऑपरेटिव हो सकता है। यानी क्या बोला, अगर आपने फेलियर टू इंटीमेट दी आधार तो पेन अलॉटेड टू दी पर्सन शेल बी इनऑपरेटिव हो सकता है आफ्टर द नोटिफाइड डेट, जितना भी नोटिफाइड डेट प्रेस्क्राइब कर रखा है उसके बाद इनऑपरेटिव आपका जो पेन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो सकता है, आपको देना पड़ेगा। इफ
नहीं सॉरी, इट इज क्लैरिफाइड दैट, क्योंकि देखो पेन अगर इनऑपरेटिव हो गया तो बहुत सारे केसेस में हमें पेन की जरूरत है, तो वो सारे काम बिल्कुल आपके रुक जाएंगे, ठीक है। इट इज क्लैरिफाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 इट इज मैंडेटरी टू कोट करना जरूरी है एंड लिंक द आधार कार्ड सॉरी आधार नंबर किसके साथ, फॉर रिटर्न फाइलिंग के लिए, एंड ईदर म्यूचुअली और इलेक्ट्रॉनिकली सॉरी ईदर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली, मैनुअली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली आप अगर फाइल करोगे तो आपको अपना आधार कार्ड आधार नंबर वहां पर देना जरूरी है, ठीक है। अनलेस स्पेसिफिकली एग्जाम, कुछ को एग्जाम किया गया था स्पेसिफिक बंदों के लिए, ठीक है, तो उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू नोटिफाइड पर्सन। सर जो यहाँ पर ग्रीन है ना, वो अमेंडमेंट आ रखे हैं, और कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। अमेंडमेंट में आ गए यहाँ पे, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा ये डब्बे में, ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट हो रखा है। जो मैंने कहानी बताई ना अभी, वो चीज बता रखी है यहाँ पे, देखो, मैनर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पेन टू पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पेन, जिसके पास पेन तो अलॉट नहीं किया है बट पजेस कर रखा है उसने, क्या आधार नंबर उसके पास है, तो क्या होगा, इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019 एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश और इंटीमेट और कोट करना है उसको हिज पेन एंड who has not been allotted a pen but possess the आधार नंबर उसके पास है, पेन नहीं है उसके पास, आधार नंबर है, फर्निश और इंटीमेट करेगा या फिर कोट करेगा अपना आधार नंबर इन ल्यू ऑफ पेन, पेन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप अपना आधार नंबर दे दो, एंड सच पर्सन वुड बी अलॉटेड, उस पर्सन को अलॉट कर दिया जाएगा पेन नंबर इन अ मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। अब कि मैनर क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोला, रूल निकाला गया, इन्होंने बोला कि रूल निकाला गया, एक रूल 1141 निकाल दिया गया, उसके लिए क्या बोला गया, रिक्वायर्स द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, पहले 114 था, पहले ये क्या कहता था कि एक आपको पेन अगर चाहिए था, पेन अगर अलॉटमेंट करना है आपको, तो आपको एप्लीकेशन जमा करनी पड़ेगी, किसमें सर, रूल 1144 में आपको एप्लीकेशन जमा करनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन के साथ आपको प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंटेशन जमा करनी पड़ेगी, जिस विच इंक्लूड्स आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें बताओगे तब जाके आपको पेन मिलेगा। हमारा जमाना था, हमारे टाइम पे क्या होता था कि पूरा का पूरा क्या बोलो, पेन लाने के लिए पूरा एक महीना वेट करना पड़ता था, अब 5 मिनट में सिर्फ आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सीबीडीटी हैज नोटिफाई कर दिया उसने सब रूल कौन सा है, 1A और 1A2 रूल 114, इसमें एक सब रूल लगा दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम, उसने बोला कि क्या, टू प्रोवाइड, जब भी पेन चाहिए था तो आपको इस रूल से गुजरना पड़ता था, अब क्या बोला उसने, टू प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड, जिसके पास पेन नहीं है बट आधार नंबर है, एंड हैज फर्निश्ड और इंटीमेट किया उसने या फिर कोट किया है, अपना कोटेशन दिए, कोट किया है कि आधार नंबर इन ल्यू ऑफ पेन, पेन की जगह पर उसने अपना आधार नंबर दे दिया है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन 139A5E शैल बी डीम्ड टू हैव अप्लाइड, ये कहता है कि इस सेक्शन के हिसाब से ये माना गया है कि सामने वाले बंदे ने अप्लाई कर दिया है पेन के लिए, यानी उसने जैसे ही पेन की जगह पे अपना आधार मान डाला तो यानी कि मान लिया जाएगा कि उसने ये एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को दे दी है कि मुझे पेन इशू करो, आ बैल मुझे मार, ठीक है। चलो, ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई और सबमिट एनी डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्यूमेंट देने की कोई जरूरत नहीं, आधार था, आधार के बेस पे अब आपको हम क्या करेंगे, पेन नंबर इशू कर डालेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। फर्दर उसने सब रूल 1B निकाला, उसने बोला हैज ऑल्सो बीन इंसर्टेड इन रूल 114 टू प्रोवाइड दैट एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पेन, जिसके पास पेन नहीं है और जिसके पास भाई आधार नंबर है, मे अप्लाई फॉर, यहाँ पर क्या बोला कि वो भी अप्लाई कर सकता है, खुद से अगर अप्लाई करना चाहे तो वो अप्लाई कर सकता है, अलॉटमेंट ऑफ पेन अंडर सेक्शन 139A1 1A3 बाय इंटीमेटिंग हिज आधार, आधार नंबर डालो पेन नंबर ले लो, आधार नंबर डालो और पेन नंबर ले लो, नई सुविधा, आधार नंबर डालो और पेन नंबर ले लो। ये वाला क्या था, ये वाला नोटिफिकेशन बात करता था कि कहीं पे अगर आपने इंटरचेंजेबली लिखा है, यानी कि पेन देना था, आपने दे दिया यहाँ पर आधार, इसकी जगह आधार दे दिया, तो डिपार्टमेंट ये ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि डिपार्टमेंट ये मानेगा कि आपने एप्लीकेशन दे डाली है, ठीक है। या फिर अगर आपको वॉलंटरी चाहिए तो आपको भी सिर्फ आधार नंबर, सीधा अब आपको इस सेक्शन में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा अपना आधार आपके पास है तो आधार डालो और सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा सर, 5 मिनट में पेन मिल जाएगा। अगर आपका प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो आपका अगर रजिस्टर्ड है पेन नंबर
सॉरी आपका नंबर अगर रजिस्टर्ड है आधार से, तो आपको तुरंत क्या पैन नंबर इशू हो जाएगा। यहाँ पर आके हमारी अमेंडमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, और मैं बात बता दूं कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। यहाँ पर मैं एक और बार बता रहा हूँ, कैपिटल गेन पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है। जिसको भी कोई डाउट है, कुछ भी है, वो जाके वहाँ पर देख सकता है और अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकता है। बेहतरीन चीज़ है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।